99 न्यूज के इस खास कॉन्क्लेव में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले 6 दिनों से हम लोग अलग अलग दल के नेताओं को यहां पर बुला रहे हैं और जनता का सीधा सवाल जो है इन लोगों से कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण का मतदान 20 तारीख को होने हैं। ऐसे में हमारे साथ जो यहाँ पर गेस्ट हैं इन लोगों का मैं परिचय आप लोगों से करा देता हूँ। यहाँ पर जो है सुशील मंडल जी जो JLK के केंद्रीय प्रवक्ता हैं, रोहित जी है जो माले के महागठबंधन के प्रत्याशी जो है चंद्रदेव महतो जी के प्रवक्ता हैं, और मनोज मिश्रा जी भाजपा के महासचिव है, जिला महासचिव। और हमारे साथ जो पत्रकार हैं वो शंकर जी है जो काफी अच्छा जर्नलिस्ट है, धनबाद के जाने माने जर्नलिस्ट है। यहाँ पर नीतीश चौरसिया जी है। चूंकि चुनाव 20 तारीख को होने हैं, इन सभी प्रवक्ताओं से, इन सभी सपोर्टर से जो हम लोग जनता का सवाल करेंगे। सिंदरी विधानसभा क्षेत्र एक औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है जिसमें BCCL, ACC और हल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन फिर भी जो है वहां के बेरोजगार युवा पलायन को मजबूर है। बेरोजगार युवाओं की समस्या जो है इन लोगों से हम लोग जानना चाहेंगे। मनोज जी बताएं, आप भारतीय जनता पार्टी का सांसद जो है यहाँ पर कई टर्म में है, विधायक जी जो है सिंदरी के, वो आप लोग जो है चौथे बार यहाँ पर इंद्रजीत महतो जी विधायक बने। आप बताइए बेरोजगार की समस्या कैसे दूर होगी? देखिए, इस क्षेत्र में 2000 से पहले लाल झंडा से संबंधित विधायक हुआ करते थे, और जिस समय सिंदरी खाद कारखाना चालू हालत में था तो इन्हीं का यूनियन वहां सक्रिय था। कारखाना का उत्पादन ऐसा था कि इसके कमाई से 4-4 यूनिट के कर्मचारियों का खर्चा वहन होता था। लेकिन ये लोग प्रबंधन के साथ असहयोग करने लगे, जिसका कारण हुआ कि मजबूरी में कारखाना बंद करना पड़ा। लेकिन हमारी सरकार हमेशा प्रयासरत रही। उसके फलस्वरूप 2018 में फिर से हर्ल कंपनी के रूप में कारखाना की शुरुआत की गई। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आके इसका शिलान्यास किया, और 3 वर्षों के बाद कारखाना पूर्ण उत्पादन में चालू हुआ। इस क्षेत्र के बेरोजगार युवा जितनी भी क्षमता है उसके अनुसार वहां काम करने लगे, और हम लोग हमेशा रोजगार देने का काम किए। और दूसरे क्षेत्रों में भी हम लोग हमेशा ये प्रयास किए, हमारे माननीय सांसद, हमारे माननीय विधायकगण सभी प्रयास किए कि अधिक से अधिक जो संभव हो सके वो रोजगार दें, और हमेशा हमारी पार्टी रोजगार के विषय में सकारात्मक पहल करती आई है। रोहित जी, आप ये बताएं कि चंद्रदेव महतो जी, मैं इनके बातों पे पहले बोल लेता हूँ। हाँ बताइए बताइए। इनका कहना है 2000 से पहले यहाँ पे लाल झंडा के विधायक हुआ करते थे, मैं सहमत हूँ। उस वक्त का यदि हम रिकॉर्ड को उठा के देखें, उस समय FCIL हुआ करती थी, PDIL हुआ करती थी। उस समय का यदि रिकॉर्ड देखें तो यहाँ के जो स्थानीय युवा थे, यहाँ के जो लोकल के लोग थे, आप देखिएगा तो यहाँ के लोग वहाँ पे रोजगार करते थे। और रही बात इनके द्वारा असहयोग का, तो आप जानते होंगे यदि मजदूर यूनियन को किन्होंने भी खड़ा करने का कोयलांचल में काम किया तो कॉमरेड AK राय थे। सीना ठोक के मैं बोल सकता हूं कि ये मार्क्सवादी की देन है, ये लाल झंडा की देन है कि यहाँ पे धनबाद में चाहे कोयला यूनियन की बात हो, चाहे हर्ल की बात हो, चाहे FCI की, तब FCIL PDIL हुआ करता था। उस समय राय बाबू वहां पे इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे, लेकिन उन्होंने अपनी नौकरी को त्यागते हुए वहां पे मजदूरों पे हो रहे शोषण अत्याचार के खिलाफ वो नौकरी को त्यागते हुए राजनीति में आए, और उन्होंने ही सिखाया झारखंड के लोगों को कि ये राजनीति यहाँ की सेवा भावना के लिए होता है, ना कि एक कॉरपोरेट घराने के तरह। लेकिन जिस तरह से पिछले 24 साल में सिंदरी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा, चेहरे बदले हैं लेकिन पार्टी संगठन भाजपा ही रहा। और आप अभी यदि रोना रो रहे हैं कि लाल झंडा के लोगों ने असहयोग किया, उसके बदौलत हम कुछ नहीं कर पाए, तो 24 सालों से अभी आपका HURL प्लांट खुला है। 2018 में नरेंद्र मोदी जी आते हैं, आके यहाँ पे आपका
हवाई पट्टी मैदान में बोलते हैं कि यहाँ के लोगों को मैं हवाई चप्पल से हवाई जहाज में लेके जाऊंगा, लेकिन यहाँ के लोग, ये दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के लोग आज भी हवाई चप्पल तक उनका छीन गया। वो धुआं खा रहे कंपनी का, वो कंपनी को देख तो सकते हैं लेकिन रोजगार नहीं कर सकते। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सिंदरी विधानसभा में तब जो लोग रोजगार करते थे वो सुखी थे, संपन्न थे। आप अभी आपके माननीय विधायक जी हैं इंद्रजीत महतो जी, उनके पिताजी भी उस समय एफसीआई में कार्यरत थे, और उनको जाके आप पूछ लीजिए कि यदि वो कार्य करते थे वो कॉमरेड आनंद महतो की देन है, वो लाल झंडा की देन है। और तब जब होता था तो लगता था, कंपनी जब छुट्टी होता था तो लोकल जब यहाँ के लोग निकलते थे तो लगता था कि मेला आ रहा है। लेकिन आज जिस परिस्थिति में HURL चल रहा है, सांसद आपके हैं 24 साल से, आपके सांसद चाहे PN सिंह जी हो चाहे डुल्लू महतो जी हो, विधायक आपके हैं, लेकिन यहाँ के लोकल लोग यहाँ रोजगार के लिए रोजगार नहीं मिल रहा, उनको पलायन करना पड़ रहा है। तो महोदय आप पहले इस चीज को अपने क्लेरिफाई कर लीजिए कि 2018 में प्लांट खुलने के बाद कितने लोगों को आपने रोजगार दे पाया। आपके विधायक उस समय तत्कालीन फुलचंद मंडल जी वहां पे रोजगार मेला लगाते हैं चुनाव के लिए 2019 में कि हम रोजगार बांटेंगे, नहीं कर पाए। आपके सांसद तत्कालीन PN सिंह जी वहां धरना में बैठते हैं, प्लांट आपका सेंट्रल का, सांसद आपके, विधायक आपके, लेकिन आप रोजगार नहीं दे पाए मनोज जी। तो आप दोषारोपण करने से अच्छा है कि आप उस जगह पे अपने ऊपर लीजिए कि हम रोजगार नहीं दे पाए। रोहित जी भाजपा विधायक, मेरा एक प्रश्न ले लीजिए। मासस जो है 7 बार मासस से जो है विधायक रहा सिंदरी में, जवाबदेही कहीं ना कहीं आपकी भी है। महोदय मासस विधायक ही रहा, प्लांट खोलने का जिम्मेवारी सरकार का होता है, सरकार में मासस नहीं रहा। रोजगार के लिए लड़ने का जिम्मेवारी मासस का था, यदि संघर्ष में कोई आगे है तो मासस है। HURL खोला 2019 में, हम लगभग 70 से 80 दिन धरने पे थे, हमने दीपावली वहां मनाया, हमने दुर्गा पूजा वहां मनाया, हमने रावण दहन किया था, HURL का GM का किया। आप इस चीज को पता कर लीजिए और आपको बता देते हैं, हम आपको क्लियर कर देते हैं कि उस समय सरकार का कोई गाइडलाइन नहीं था कि 75% लोकल लोगों को रोजगार देना है। उस समय यहाँ के तत्कालीन SDM राज महेश्वरी जी ने खुद कहा कि यहाँ का जो भी नियोजन होगा वो 70% यहाँ के स्थानीयों का होगा, लेकिन उसके बाद भी एक शर्त आया कि यहाँ के विधायक सांसद जिनका अनुशंसा करेंगे उसका होगा। उस जगह पे हम विधायक सांसद नहीं थे कि हम अनुशंसा कर पाते, लेकिन लड़ाई में हमने लड़के यहाँ के स्थानीयों को 70% उस जगह पे रोजगार दिलाने का काम किया। लेकिन यहाँ के स्थानीय विधायक और सांसद जो बीजेपी के थे उन्होंने पहल नहीं कर पाया। अच्छा रोहित जी, अभी रोकना चाहेंगे, अभी इनका परिचय तो आप हम लोगों ने करा दिया है। आपके नेता जो है जब शुरुआती आंदोलन में पहुंचते हैं, जब शुरुआती आंदोलन में वो रणधीर वर्मा चौक पर आते हैं, तो वो जो एक किताब लेकर आते हैं और 1932 का खतियान और स्थानीय नीति, इन सब मुद्दों को लेकर आते हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं जो है वो सब लुप्त होता हुआ नजर आ रहा है। आपके पार्टी के नेताओं का जो है आए दिन रिकॉर्डिंग वायरल होता है। चुनाव में आप किस तरह से जनता को अपने पाले में लेंगे, अपना भरोसे में लेंगे आप? सबसे पहले झारखंडी जोहार तमाम 99 न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं और जितने भी लोगों ने हमें इनवाइट किया यहाँ, तमाम आपकी टीम को सबसे पहले धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। देखिए, हमारी लड़ाई केवल और केवल, जैसे मेरे साथी प्रवक्ताओं ने कहा कि हमारी लड़ाई सिंदरी के लिए है, हमारी लड़ाई निरसा के लिए, हम लाल पार्टी, हम फलना झंडा, लेकिन हमारी लड़ाई झारखंडियत के लिए है। हु इज द झारखंडी? झारखंडी है कौन? क्या आपके पास, मेरे साथी जो यहाँ उपस्थित हैं, क्या इनके पास एक भी उत्तर है कि कौन झारखंडी है? ये बात करते हैं हर्ल की, ये बात करते हैं ACC की। एक बार झांक कर देखिए उस ACC के अंदर, उस हर्ल के अंदर काम करने वाला हर व्यक्ति 70 से 80 से 95% व्यक्ति उत्तर प्रदेश का है, बिहार का है, मतलब तमाम भारत के 27 राज्य से हैं। पर हमारा झारखंडी वहां झाड़ू पोछा लगा रहा है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में। तो जब तक चाहे कोई भी क्षेत्रीय दल हो चाहे राष्ट्रीय दल हो, क्षेत्र के लोगों के बारे में ना सोचेगा, विकास के बारे में नहीं सोचेगा, जब तक शोषण होगा, हर रोज एक नया जयराम महतो पैदा होगा। अब आप कहेंगे जयराम महतो है कौन? हु इज जयराम महतो? जयराम महतो वो शख्स है जिसने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को, जब वो झारखंड आते हैं
तो खोटा से संबोधन करने के लिए विवश कर दिया। कहेंगे जयराम महतो कौन है? मैं अभी एक सप्ताह से बेरमो विधानसभा में कैंपेनिंग कर रहा हूं। आज तक वहां के जो स्थानीय विधायक थे वो कहते थे रवा बानी कौन बा, हम बिहार के डॉन बा, हम औरंगाबाद के डॉन बा, आपको वोट देना होगा। अभी क्या चल रहा है पता है? उनके प्रचार गाड़ी में खोटा में गाना गाया जा रहा है, माए मौसी काकी सब हमनी के वोट दे। दिस इज जयराम महतो। जयराम महतो ने ये बदलाव लाया है, जयराम महतो ने झारखंड की राजनीति में भूचाल लाया है। आप कहते हैं हर्ल खोल दिए। हर्ल भैया, हम झारखंड में जब 60% 70% खनिज जब पूरे भारत को देते हैं, एक हल से क्या होने वाला है? सोचने का विषय है ये। उसके बाद कहते हैं हर इज द जॉइंट वेंचर ऑफ कोल इंडिया और आपका जो हिंदुस्तान उर्वरक जो है उसका दोनों का जॉइंट वेंचर है। इसमें स्थानीय विधायक का कहां हस्तक्षेप है? स्थानीय विधायक ने उस पर क्या योगदान दिया? पिछले 5 वर्षों में एक योजना बता दीजिए जो स्थानीय विधायक के द्वारा अपनी ओर से अनुशंसा किया गया। कहीं ना कहीं झारखंड बाहर के लोगों से इतनी आप लोगों को चिढ़ क्यों है? क्या यूपी बिहार के लोग झारखंड में आकर रोजी रोजगार नहीं कर सकते हैं? भैया, हम लोगों को किसी प्रकार का चिढ़ नहीं है। आप कह दीजिए आप बिहारी हैं और हम झारखंडी हैं। आप बोल दीजिए हम बिहारी नहीं है, कल से आप झारखंडी हैं भैया। आप बोलिएगा हम बिहार के हैं, हम उत्तर प्रदेश के हैं, हम दिल्ली के हैं, और आप कहिएगा हम झारखंडी भी हैं। ये झारखंडी अब बर्दाश्त नहीं करेगा। 24 वर्ष तक बर्दाश्त कर चुके हैं, अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा, एक प्रश्न हमारे नीतीश चौरसिया जी का ले लेते हैं। क्योंकि देखिए आपकी हमारे सवाल जेएलके पार्टी से हैं, क्योंकि आपकी जो पार्टी है कहीं ना कहीं बाहरी और भीतरी के भी जो है, कहीं ना कहीं ये लोग बाहरी लागू, हम लोग भीतरी लागू हैं, तो इसको भी लेकर जो है चुनाव में जो है प्रचार प्रसार, इसको आप कितना मानते हैं? नहीं भैया, वी आर वर्किंग ऑन डेवलपमेंट। हम डेवलपमेंट पे काम करते हैं। आप आज से पूर्व जितने भी अस्पतालों को देखें, सरकारी आप यहीं धनबाद में आप देखिए ना, पीएमसी जाके परिस्थिति क्या है। हम झारखंड में जो अस्पताल है, जो खंडहर बनते जा रहे हैं, उन अस्पतालों को सुधारने की ही बात नहीं करते हैं। हम उस अस्पतालों में जांच हमारा सवाल को आप भटका रहे हैं जेएलके साहब। हमारा सवाल हमारा बाहरी भीतरी के लेकर है। बाहरी भीतरी भैया, बाहरी भीतरी की कोई बात नहीं करते हैं। आज अगर झारखंड के लोग जाकर बिहार में जिस कहीं ना कहीं भौकाली शब्द का प्रयोग करना कहीं हमारे इस मंच के लिए विपरीत होगा, पर जिस भौकाली से बिहार के लोग झारखंड में चुनाव लड़ते हैं, जिस दिन एक झारखंडी जाकर बिहार में मुखिया का चुनाव लड़ लेगा, हम बाहरी भीतरी की बात नहीं करेंगे। क्योंकि आपका पार्टी भी जो है एक बिहारी प्रत्याशी के उतारे हैं। कौन सा बिहारी, चाहे उत्तर प्रदेश के प्रत्याशी को उतारे हैं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगता रहेगा। जवाब फिनिश होने दीजिए। आरोप प्रत्यारोप लगता रहेगा। आज हम लोगों ने जो टिकट की वितरण की है, वितरण का सिलेक्शन किया है, मैं उस कमेटी का उस मेंबर था, 7 लोगों के मेंबर्स में। हम लोगों ने पूरी जांच पड़ताल के साथ टिकट दिया। हमारी लड़ाई खतियान की है, हमारी लड़ाई झारखंडी पहचान की है। झारखंड में किस प्रकार विकास हो सके, एक भी प्रत्याशी ऐसे नहीं है जो झारखंड के नहीं है। सबके पास सबका खतियान का वेरिफिकेशन किया गया। रुस्तम अंसारी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। रुस्तम अंसारी जी झरिया से हैं और झरिया के स्थानीय निवासी हैं। आरोप प्रत्यारोप लगता रहेगा, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। हमारी वेरिफिकेशन टीम उनको वेरीफाई करके ही हमने उन्हें टिकट दिया। जी शंकर, आपका सवाल क्या रहेगा? नहीं सर, देखिए अभी जो पार्टियां हैं धनबाद सवाल कर लेने दीजिए। धनबाद का मुद्दा ले ले तो धनबाद में क्या है कि गया पुल, झरिया चल जाइए प्रदूषण, सिंदरी चल जाइए कारखाना। सिंदरी में जब कारखाना बंद था तो क्या वहां के लोग भूखे मर रहे थे? तो एक चीज को लेकर मुद्दा क्यों बनाया जाता है हर बार राजनीति में? विकास की बात आप लोग क्यों नहीं करते हैं कि उससे हटके कि हम लोग क्या करेंगे, ये रणनीति है। तीनों से ये सवाल है, जवाब दीजिए। सबसे पहला बात मनोज जी आप जवाब दीजिए, आप काफी देर से रुके हुए हैं। हम पहले जवाब सुशील मंडल जी का देते हैं कि इन्होंने कहा कि झारखंड में बाहरी लोगों का, माने जो रह करके यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, तो झारखंड के लोग क्या बाहर नहीं जा रहे हैं? अगर किसी झारखंडी बच्चा का चयन होता है आईआईटी दिल्ली में, हैदराबाद में, आईआईटी बंगलोर में अगर चयन होता है तो वो जाता है, वहां से शिक्षा ग्रहण करता है। अगर नौकरी मिलता है तो वो दूसरे प्रदेशों में जाता है, शिक्षा ग्रहण करता है। तो दूसरे प्रदेश के लोग, चूंकि हम लोग भारत देश में रहते हैं, हम सब एक हैं, हमारा जन्म कहीं भी हुआ हो, हम कहीं के भी रहने वाले हैं। जैसे हम ओरिजिन बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन मेरा जन्म यहाँ सिंदरी में हुआ है
कोई भी पता कर सकता है, वहां अस्पताल में हमारा जन्म हुआ है। तो ये बताएंगे कि हम बिहारी हैं कि झारखंडी हैं? हमारे पूर्वज रहते थे बिहार में, हमारे पूर्वज बिहार में रहते थे। सर आप कॉन्स्टिट्यूशन को अगर पढ़े होंगे, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन को अगर पढ़े होंगे तो सबसे पहला सुनिए, हम कहीं- आपके बात को नहीं काटे, मेरा बात को आप प्रेम से सुनिए। चूंकि समय मिला है तो अपने बातों को कहिए, हमारा बात जब पूरा हो जाए उसके बाद आप अपना कहिए, बात रख कहिए सकते सर, हैं। कहिए, सुन लेते तो हैं, फिर मेरा जवाब कहना है कि आप तो बांटने का काम कर रहे नहीं हैं। नहीं, पहले झारखंड- आप एक चीज बता दीजिए कि आप मेरा विनोद पहले- बाबू को सर, जब सवाल झारखंड में एकदम है, मानते हैं आप विनोद झारखंडी हैं, बाबू, आपके वि- पार्टी विनोद आपका संगठन बाबू विनोद पूरे बाबू को धनबाद मानता है या के नहीं मानता? पूजनीय थे। विनोद सुन बाबू लीजिए, को सर, पूरा सुन लीजिए। धनबाद ही नहीं, पूरा झारखंड, पूरा बिहार मानता मनोज जी, था। आप ही के- विनोद बाबू आप ही- को मनोज न जी, मानने एक वाले चीज आप सुन हैं। लीजिए, अगर आप यही- विनोद यही- बाबू को मानते मनोज तो जी, आप मनोज माले जी, में नहीं जाते, मनोज आप जी, उनके आत्मा सुन लीजिए। को खत्म नहीं करते। एक मिनट सुन लीजिए मनोज जी। विनोद बाबू का विनोद आत्मा बाबू को आप ही MCC के- था, आप ही जिन- के जिस संगठन पार्टी के को जो उन्होंने सिंधी खड़ा किया, विधानसभा- लेकिन आपने नहीं, उस पार्टी मनोज जी, का ही नाम बदल दिया, मनोज जी, उनके एक- आत्मा को ही बदल दिया। मनोज जी सुन लीजिए, आप हैं सुनने की भी विनोद क्षमता बाबू रखें। करने वाले विनोद- हैं। आप ही के विनोद संगठन बाबू के- हमारे पूजनीय अच्छा, हैं। और- हम विनोद बाबू की पूजा करते हैं। विनोद बाबू के आप- जन्मदिन आपका पर, विनोद संगठन बाबू का के सेल क्लियर शहादत नहीं दिन है। पर हम वहाँ मेला लगाते हैं। आप नहीं लगाते हैं। आप देखिए, नहीं लगाते, आप उसके लिए अगर विनोद विनोद बिहारी बाबू को महतो मानते महासमिति हैं का गठन तो है। आप इस सर, विनोद सबसे बाबू पहले- का आत्मा सबसे पहले ये MCC हुआ मनोज जी, था। मनोज जी थोड़ा रोहित जी को भी बोलने दीजिए, इस मौके में बोलने सुन लीजिए। दीजिए। सबसे पहले ये कॉन्फ्रेंस तो ये डिबेट नहीं है। एक सबसे मिनट- पहले एक मिनट सुशील जी, ठीक है, थोड़ा सा जवाब नहीं देने देखिए, दीजिए रोहित जी। अगर सुन लीजिए, मेरा बात तो सुन लीजिए। आप अभी उसके बाद सिंधी आप विधानसभा से आपके जो जवाब प्रत्याशी हैं, जी उनके जो चुनावी एजेंट है, उन्होंने यही 99 के स्टेज पे बोला हम विनोद बाबू को नहीं मानते हैं। तो ये आप क्लियर कीजिए कि आपका जो चुनाव एजेंट है वो बोल के गए कि हम विनोद बाबू को नहीं मानते हैं, तो क्यों नहीं मानते हैं विनोद बाबू? भारतीय जनता पार्टी ने विनोद बाबू के नाम पर हमारे माननीय विधायक इंद्रजीत महतो ने, हमारे माननीय विधायक राज सिन्हा ने और जितने भी हमारे विधायक हैं इस क्षेत्र के, महोदय, सबने महोदय, मिल करके महोदय, जब भारतीय उस जनता समय पार्टी के इंद्रजीत महतो जी विधायक नहीं बने थे। पहले आप जानकारी पूरा ले लीजिए। उस समय राज पहले किशोर- आप इंद्रजीत मतलब चुनाव के लिए सिर्फ नाम बेचने का काम मत उस समय कीजिए। फूलचंद मंडल चुनाव विधायक के थे। लिए आप नाम उस समय बेचने का फूलचंद काम मंडल मत विधायक थे कीजिए। हमारे, उस समय फूलचंद मंडल यहाँ भारतीय के जनता पार्टी छात्र विधायक थे। नेताओं ने और यूनिवर्सिटी हमारे ही का मांग विधायक किया के था प्रयास कि से भारतीय जनता पार्टी विनोद ने- बाबू कोयलांचल यहाँ के विश्वविद्यालय की छात्र स्थापना नेताओं की ने गई थी। तो विनोद बाबू लगातार को हम संघर्ष पूछते किया, हैं, उसके बाद विनोद यहाँ बाबू हमारे विश्वविद्यालय आत्मा स्थापित है। हुआ। और विनोद बाबू के शहादत दिवस पर, विनोद बाबू के जन्म दिवस पर भारतीय जनता पार्टी मेला लगाने का सर एक सवाल आपसे। विनोद बाबू कौन- हमारी नहीं, आत्मा नहीं, है। नहीं, जवाब हमने देने विनोद दीजिए। बाबू को सुशील बेचने जी का का- काम किया। आप क्लियर और कीजिए कि विनोद मेरा बाबू जो है वो बोलते, सुशील जी विनोद के लिए बिहारी बात उनका महतो बनाया जयंती- हुआ एमसीसी दल था, उसको बंद करके, उसको समाप्त करके आप माले में अपना विलय न करते। आपने तो विनोद बाबू के आत्मा के को भी छला है, आपने महोदय- विनोद बाबू के साथ धोखा किया है। आप इस चीज को मानिए। सुन लीजिए, विनोद बाबू संगठन को स्थापना किन्होंने किया, पहले जानकारी लीजिए। आप पहले उस चीज का जानकारी ले लीजिए। आप आधा अधूरा जानकारी के साथ कुछ आप भी बता बोल सकते दीजिए, हैं। आप बता शंकर जी, दीजिए। आप सवाल आधा अधूरा जानकारी के साथ कुछ भी आप बोल बता सकते दीजिए कि हैं। MCC की आपने स्थापना अभी किसने बोला, आपने पहला अभी बोला कि विनोद बिहारी महतो जी का जयंती भारतीय जनता पार्टी लगाता है। जी। तो जी कैसे बता दीजिए यार, कौन बैनर पे लगता है विनोद बाबू का जयंती? आप विनोद उसको बाबू क्लियर के- कर दीजिए। विनोद बाबू के सिंदरी में, बलियापुर में, हाँ जहां शहादत दिवस का, जी बिल्कुल, बोलिए। वहीं पर हम लोग मेला लगाते हैं, उत्सव आप मनाते लगाते हैं हैं, 7 दिन का। आप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जी। के कार्यकर्ता नहीं, उसमें सभी दल के नेता रहते हैं। आप सभी पता दल कर को हम लीजिए। आमंत्रित आप करते मनोज हैं। जी उसमें सभी नहीं है। दल के लोगों को हम आप आमंत्रित आमंत्रित करते करने हैं वाले उसमें कि आप नहीं है। आइए। एक सवाल मेरा। अभी आपने जो जेल के मालिक साहब है उनसे उनको बोला कि आप लोग बांटने का काम करते हैं, जबकि आपके पार्टी बटेंगे और उसका कटेंगे का जवाब नारा देने का देते हैं। समय दीजिएगा तब ना। कॉन्फ्रेंस नहीं, में भैया आप लोग बटेंगे डिबेट बना के और रखें। कटेंगे का हमारा अर्थ दूसरा है। हम एक साथ रहेंगे। क्या सर अर्थ सर हमारे 99 के दर्शक वो जानना चाह रहे हैं कि बटेंगे कटेंगे का नहीं, क्या अर्थ है? आप अकेले कोई जंग नहीं जीत सकते हैं। आपको मिल करके कोई भी काम करना है। इसका अर्थ ये है, ये नहीं है कि बटेंगे तो कटेंगे। इस पर हमारा रुख हमारा जान आप करेंगे। लोग जेएलकेएम के जो है प्रतिनिधि हैं वो जो है रुख करेंगे कि बटेंगे कटेंगे लेकर क्या कहेंगे। सबसे पहले तो दूसरे राज्यों के ऊपर जो उन्होंने सवाल किया, तो सर आप लगभग आपका उम्र हमको लगता है 50+ है। एक बार कॉन्स्टिट्यूशन को पलट के देखिएगा सर कि सिंगल डोमिसाइल पॉलिसी क्या है। आप किसी एक राज्य के डोमिसाइल को अपनाइए, जेएलकेएम आपका झारखंड में स्वागत करता है।
इसके बाद आप लोग नारा देते हैं बटेंगे तो कटेंगे। सर जेल के हम नारा देता है बट गए, अगर हम लोग बटेंगे तो बाहर जाके खटेंगे, बटेंगे तो पलायन बाहर होगा सर। तो मिलकर एक नया झारखंड का सृजन करते हैं, मिलकर झारखंड में किस प्रकार रोजगार को बढ़ावा दिया जा सके, किस प्रकार झारखंड के एजुकेशन को सुधारा जा सके। जेवीकेएसएस झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा इस पर काम करती है। हम बांटने का काम नहीं करते हैं, हम डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं, हम लाइब्रेरीज खोलने के ऊपर बात करते हैं। हम आपके खेत में कौन सा फसल उगेगा ना सर, आलू उगेगा या गेहूं उगेगा, इसका आप अगर चाहे तो इसका भी कृषि अनुसंधान केंद्र से जांच कर किसानों को बता सकते हैं। लेकिन आज इससे पूर्व जितने भी सरकार रही उन्होंने सूखा घोषित करके उसमें पानी ना पहुंचाने के लिए और पैसा देने का काम किया है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करके हम नया झारखंड बनाने के लिए आए सर, हम बांटने के लिए नहीं आए हैं। और एक बार और सर, हमारे ऊपर अभी तमाम झारखंड की जनता नजर बनाई हुई है तीनों के ऊपर, तो हम तीनों दोनों अपने आप से भी आग्रह करेंगे सर कि ये कॉन्क्लेव है, डिबेट नहीं है, तो कॉन्क्लेव की मर्यादा को बनाए रखें। जब मैं कहूंगा तो आप लोग इसका जवाब ना दें, मेरा आवाज खत्म होने के बाद आप कहें। लीजिए आप लोग कंटिन्यू कीजिए, सवाल कीजिए। रोहित जी एक सवाल है, चूंकि मैं सिंदरी विधानसभा में ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूं, जनता जो है वो कह रही है कि 1971 में बनी मासस जो AK राय विनोद बाबू के द्वारा जो है बनाया गया था, 1971 से निरंतर चली आ रही इस पार्टी को, ऐतिहासिक पार्टी को विलय करने का क्या मतलब है माले में? क्या सिर्फ महागठबंधन में आकर चुनाव लड़ने का ही उद्देश्य था क्या? देखिए, इसका हम क्लियर यदि समझे साफ शब्दों में, तो मासस का जो विलय भाकपा माले में हुआ, वो आज देश में जिस प्रकार की परिस्थिति बनी है, कॉरपोरेटवाद, फांसीवाद को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और यहाँ के जो केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री के द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके विपक्ष में यदि हम समझे तो कम्युनिस्ट और लाल झंडा ही ऐसा विकल्प है जो सीधा उनसे टक्कर लेता हो। दूसरे दलों के ऊपर मैं नहीं जाता हूं, लाल झंडा ये जो रास्ते में आज भी संघर्ष करती है, आपको हर जगह मिल जाएंगे, चाहे वो कोलियरी हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे किसान के लिए आंदोलन हो, तो सब जगह लाल झंडा मिलेगा। उस परिस्थिति ऐसी बनी कि आज देश में जितनी भी कम्युनिस्ट पार्टी हैं उनको एक मंच में आने की जरूरत है। उसका आह्वान हम लोगों ने धनबाद की धरती से, जहां AK राय ने मासस का गठन किया था, उसी ग्राउंड को ऐतिहासिक बनाते हुए हम लोगों ने पूरे जो भी कम्युनिस्ट दल हैं उनको एक मंच में आने का आह्वान किया और इसी के तहत भाकपा माले का मासस का विलय भाकपा माले में हुआ है। जी शंकर, आपका क्या सवाल रहेगा? हम इसका जवाब सर, मेरा जो सवाल था उस सवाल ले लेते हैं उनसे। मेरा जो सवाल था उससे आप लोग तीनों भटक गए। मेरा सवाल जो था कि धनबाद में गया पुल और सिंदरी की बात करें तो वहाँ कारखाना, और झरिया की बात करें तो प्रदूषण, इससे हट के क्या मुद्दे होंगे महिला सशक्तिकरण, रोजगार को लेकर? बाकी सब चीजों में आप लोग बात क्यों नहीं करते हैं सर? एक एक चीज को लेकर खड़े आगे की बात करिए कि हम लोग क्या करेंगे, क्या क्या विकास के लिए क्या काम करेंगे। हम पहले अपने मित्र रोहित महतो जी का जवाब देना चाहते हैं कि रोहित महतो जी ने अभी कहा कि हम जो है सो मतलब MCC का विलय माले में किए विकास करने के लिए। तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि 7 बार इनका विधायक रहा सर। कहां से 7 बार रहा? सिंदरी में 7 बार 7 टर्म इनका विधायक रहा सिंदरी में। 2000 से आज हीरक रोड अगर नहीं चालू है, बंद है बीच में, तो इनके कारण बंद है। इनके विधायक जो प्रत्याशी हैं उनके पिताजी के कारण रुका हुआ है। सर आरोप लगाना आसान है। उसको 71,000 समथिंग वोट इनके दल को आया पिछले चुनाव में, लेकिन एक दिन भी क्षेत्र में इनके कोई नेता और प्रतिनिधि नजर नहीं आते हैं। 5 वर्षों में इतनी बड़ी महामारी आई कोरोना, लेकिन इनके द्वारा कोई भी वैसा कार्यक्रम नहीं चलाया गया कि लोगों को बता देता हूं मैं, आप बता देता हूं सर, मैं बता देता हूं। हमको बोल लेने दीजिए, आप हमको बोल लेने दीजिए। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही पूरे कोरोना काल में, चाहे राशन वितरण हो, चाहे दवाई उपलब्ध कराना हो या वैक्सीन देना हो, हर एक
जो काम है उसमें भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता रोड पर नजर आते हैं। सभी मित्र इसको मनोज जी आपसे रिक्वेस्ट है कि हम सब जो 99 कॉन्क्लेव कर रहे हैं, हम सब विकास की बात करेंगे कि धनबाद में पिछले इनका जवाब मैं दे लेता हूं, उसके बाद पिछले 6 विधानसभा की अगर हम बात करें तो विकास की बात करेंगे। आज विकास के बारे में हम सब चर्चा करेंगे कि 6 विधानसभा में अगर रोजगार की बात करें, सड़क की बात करें, बिजली की बात करें, तो इसको लेकर आपकी क्या रणनीति है, क्या रूप है? थोड़ा मैं इनका जवाब दे लेता हूँ। नहीं, आप सवाल जो है जवाब इनका दे लेता हूँ, इनका जवाब मैं दे लेता हूँ। देखिए हमारा सवाल विकास की है, हमारी सवाल विकास की है। आज जो आप रोड पर चल रहे हैं, आप लोग दोनों से रिक्वेस्ट है कि हम सब विकास पर बात करें। सर एक शब्द में इनका जवाब दूंगा मैं। आज रोड पर चल रहे हैं, एक शब्द में भारतीय इनका जनता जवाब पार्टी रोहित जी, सरकार की आपको देन है। बोलने का पूरा भारतीय मौका जनता दिया जाएगा, पार्टी के रोहित जी। नेता चंद्रशेखर अग्रवाल जी की देन है कि आप इतने बढ़िया रोड पर रोहित जी, आप बोलिए, रोहित जी। जो कोयलांचल विश्वविद्यालय खुला हुआ है, ये आज भारतीय जनता पार्टी की देन है। मनोज जी हम विकास की बात करेंगे, विकास का ही हम बात सुनेंगे, क्योंकि विकास की जनता बात सुनना चाहती है। में चालू है, ये मनोज भारतीय जी, जनता पार्टी का देन है। मनोज जी विकास की बात करें, मनोज जी, क्योंकि सुन जनता लीजिए। विकास की बात सुनना सुन चाहती है लीजिए। कि आपकी पार्टी क्या रुख तय करेगी विकास मनोज को जी लेकर। मेरा बात को सुन लीजिए। आप अभी कोरोना काल का जिक्र किए, बहुत अच्छा किए। कोरोना काल में आपने बोला आपका विधायक जी, सांसद जी बहुत अच्छा काम किया। आज बलियापुर चल जाइए, आप बलियापुर चल जाइए। बलियापुर में आमझर पंचायत है, जो माननीय विधायक इंद्रजीत महतो के घर से 200 मीटर होगा, उसमें आपने कोविड का शमशान बना दिया। उस गांव में देख लीजिए, आज भी लोग परेशान हैं। और आज हमको लगता है 2 साल के बाद उस गांव के लोग जेल से बाहर आए प्रशासन के मार के और प्रशासन के झूठे मुकदमा से। ये भी आपके भाजपा की देन है, ये भी आपके विधायक के देन है। विधायक आपके घर में, आप कोरोना की बात करते हैं, आप चल जाइए बलियापुर विधानसभा क्षेत्र में, आप आइए और अंदर में देख लीजिए किस प्रकार से आप कोविड का शमशान बना। एक मिनट शांत हो जाइए सब। ये आपकी देन है, कोविड का शमशान। यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप मत लगाइए। जो बात कोरोना महामारी में सर मेरा सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला। हम सब विकास की बात कर रहे हैं, तीनों विकास पर बात करें ना तो अच्छा है, क्योंकि मेरा विकास सवाल जनता जानना चाहती है। मेरा सवाल था सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में जब कारखाना बंद था तो उस समय क्या सिंदरी के लोग भूखे मर रहे थे? तो बात विकास की करिए ना सर। आप उस पे आरोप लगा रहे हैं 20 साल में क्या किया, 30 साल में क्या किया, अभी क्या करना है, आगे क्या करना है, इस बारे में बताइए। सर इस बात का जवाब मैं देता हूं। आज इसी मंच में उपस्थित 2 राजनीतिक पार्टियों झारखंड में अपना अच्छा खासा। सर आप क्या कर रहे हैं, इसका जो आप क्या करेंगे? सर वही कहना चाहते हैं कि यही जो 2 पार्टी है ना, इनके जो 5 मिनट तक मैं शांत होकर सुन रहा था, इनका विजन यही झलकता है। आरोप प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप। कहां है झारखंड का विकास? वेयर इज द विजन ऑफ झारखंड? कहां है झारखंड का विकास? आप क्या सर महिलाओं जब मैं कह रहा हूं तो कोई जवाब बीच में अपना मापदंड सर मैं कह रहा हूं बताइए। हमारा रोड मैप क्या है, मैं उस पर 2 मिनट लूंगा। हमारा रोड मैप क्या है आने वाले 5 वर्षों में, उस पर 2 मिनट लूंगा, शांति से सुनिए सर। सर हम अगर झारखंड, पूरे झारखंड की बात करें तो शिक्षा का स्तर काफी निम्न है। तो अगर हम स्कूलों के साथ साथ लाइब्रेरीज खोला जाए तो शिक्षा का स्तर उठाया जा सकता है। जो स्वास्थ्य का स्तर है सर, झारखंड में स्वास्थ्य का स्तर भी आज, अगर सिंदरी विधानसभा से ही दोनों मेरे मित्र हैं, और अगर इनके ही विधायक जो है अभी स्थानीय, अगर शिक्षा स्वास्थ्य का स्तर इतना अच्छा रहता तो आज उनके विधायक को बाहर जाके 2-3 वर्ष से इलाज नहीं करवाना पड़ता। आप कैसे अपग्रेड करेंगे इसको, ये बताइए। सर हमारे पास जो CHC और PHC है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर, अगर उनको केवल सुचारू रूप से शुरुआत कर दिया जाए, अगर केवल वहां पर जांच केंद्र खोला जाए, जांच केंद्र मतलब आप धनबाद में तमाम जांच केंद्र जो देखते हैं सर, अगर वो सरकारी स्तर पर होने लगे ना, स्वास्थ्य कर्मियों की, स्वास्थ्य कर्मी यहाँ पे काम करना चाहते हैं, डॉक्टर नहीं काम करना चाहते, माहौल नहीं बन रहा वो। सर रीजन बिहाइंड दिस ना सर, स्वास्थ्य कर्मियों को आज अनुबंध में रखा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट में रखा जाता है, और स्थानीय विधायक इस पर मौन रखते हैं। आज एक 50 साल से कोई व्यक्ति अगर वहां काम कर रहा है और वो अभी भी अगर दिहाड़ी मजदूर की तरह 500 या 400 रुपए में काम करेगा, तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी शोषण हो रहा है। और इस शोषण को अगर स्थानीय विधायक, आज धनबाद में हम खड़े हैं, धनबाद के स्थानीय विधायक को देख लीजिए ना, यहीं बगल में उनका घर है 2 किलोमीटर में। आसपास के जितने शादी घर हैं, जितना कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, वहां फीता काटने चले जाएंगे।
लेकिन एक बार वो सब बात मत कीजिए, रोड मैप की आप बात कर, रोड मैप पे ही रहिए सर रोड कि मैप महिलाओं के सशक्तिकरण क्या कीजिएगा, देखिए, शिक्षा लेकर क्या कीजिएगा, सर जब तक रोड मैप हमारे- उस पे बात कीजिए। सर जब तक दिलशाद हम जी हमारे बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, इनकी समस्या जो है आप सुनिए, इनके सवाल का जो है सही जवाब दीजिए, ये क्या कहना चाह रहे हैं। अनुबंध कर्मियों को आप लोग परमानेंट कीजिएगा क्या? 100% आप लोग घोषणा करेंगे पत्र में सर। है ये? हाँ, उसमें हमारा एक क्राइटेरिया रखेंगे सर, उसको फिल्टर आउट करने के लिए कि एक टाइम पीरियड होना चाहिए सर, 3 वर्ष या 5 वर्ष, जिन्होंने अनुबंध कर्मी के रूप में, ऐसा हम नहीं कहेंगे कि आज आए अनुबंध कर्मी के रूप में और कल हम उनको परमानेंट कर देंगे। कोई एक टाइम पीरियड उस पर रखा जाएगा और 60% हम अनुबंध कर्मियों को परमानेंट करेंगे सर। हम साथ ही साथ पारा शिक्षकों को परमानेंट करेंगे जिन्होंने अपनी जवानी बर्बाद कर दी, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते। कैसे विश्वास करे पब्लिक? आप लोग 32 के सर, नाम पे आए, पब्लिक एक का- मिनट सुन लीजिए, पब्लिक सवाल को सुन लीजिए। आप लोग 32 के नाम पे आए थे, आप लोगों ने कहा भोजपुरी या मगही का विरोध किया था, आप लोग जो प्रत्याशी उतार रहे हैं वो बाहरी प्रत्याशी, यूपी के प्रत्याशी उतार रहे हैं, तो आप तो अपने शुरुआत में ही आप लोग भटक गए हैं। आपके पार्टी सुप्रीमो पे आरोप लग रहा है कि पैसा लेकर वो टिकट बांट रहे हैं, ऑडियो वायरल हो रहा है कि 1 रुपया बांटा जाएगा, तो कैसे विश्वास करे जनता आप पर? सर आरोप प्रत्यारोप चुनावी दौर में ही चलता है। ऑडियो वायरल हुआ, ऑडियो वो सत्य है या गलत है उसको बता दीजिए कम से कम यहाँ पर। सर जो रिजवान और सुप्रीमो का ऑडियो सत्य है? नहीं सर, वो ऑडियो अभी भी जांच के दायरे में है, हम लोगों ने उस पर जांच कमेटी गठन की है और वो आप लोग की जांच पे भी आरोप लगता है। रिजवान को आप लोग बालू मामले में पद से विमुक्त कर देते हैं। सुन लीजिए, बातों को सुन लीजिए। और उसमें आपके सुप्रीमो का बात रहता है कि हम महासचिव ने किया, मैं चूंकि 3-4 दिन बाहर था तो महासचिव ने कर दिया, तो ये कैसे अपने पद से उसको विमुक्त कर दिया? उसके बाद 5-6 बाद जब रिपोर्टर सवाल करते कैसे विमुक्त किया, तो उसके बाद दूसरा जो रिलीज जारी करने आता तो बोलते कि नहीं रिजवान उसमें सही था, सज्जाद नाम का प्रत्याशी वो उसमें दोषी था। सर कहीं ना कहीं सर कहीं ना कहीं जो झारखंड, सवाल हम लोग सबसे अमित जी, करेंगे, आप लोग शांत रहिए। सबसे पहले मेरी बात को सुनिए ना। आज रिजवान की बात करें ना थोड़ी सर, सी आप लोग में देखी जा रही है, यूट्यूबर रिजवान के की साथ बात आप लोग करें ना, कंफर्टेबल आज हैं, झारखंड की जो राजनीति का लेकिन स्तर जो है रिपोर्टर के ना साथ आप लोग कंफर्टेबल नहीं रह पाते हैं। सर, झारखंड की राजनीति का जो स्तर है ना, देखिए आज एक प्रत्याशी गांडे हमने भेजा और उस पर किस प्रकार से क्या किया गया कि उसे खरीद लिया गया। तो कहीं ना कहीं झारखंड की राजनीति को जो जिस प्रकार घुमाया फिराया जा रहा है ना जेएमएम और भाजपा की तरफ से। सुशील जी, जब आप एक उनको पूरा बात पूरा करने दीजिए। बात उनको पूरा रखने दीजिए, क्योंकि सवाल जो है एक्चुअली मीडिया में ये है, लेकिन ये लोग जल्दी आते नहीं मेन स्ट्रीम मीडिया के सामने। दिक्कत इनके साथ ये है, तो आज चूंकि आए हैं, क्योंकि मैंने भी जो कॉन्क्लेव आयोजन किया था तो मैंने काफी इनके जिलाध्यक्ष हैं उनको बोला कि प्रवक्ता की लिस्ट दीजिए, मोतीलाल जी से मैंने बात किया प्रवक्ता की लिस्ट दीजिए, तो हम लोग को थोड़ा सा असुविधा हो रहा है जेल के प्रवक्ता को यहाँ पे लाने में। हालांकि संजू ने काफी मेहनत किया, सुशील जी ने समय दिया, उसके लिए काफी धन्यवाद इनका है। तो जो सवाल हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के मन में है, वो चूंकि सुशील जी अपने ऊंचे पोस्ट पे हैं, तो हम लोग चाह रहे थे कि वो सवालों का जवाब दे जो आम जनता के बीच में है। ये देखिए, एक सवाल मेरा रहेगा जेल कैंप वाले साहब से। 2 दिन पहले एक जेल कैंप की महिला मोर्चा की यहाँ महिला आई थी, उन्होंने प्रतिनिधि बनकर अपनी बात रख रही थी, तो हमारे रिपोर्टर से जब पूछा गया कि एक प्रत्याशी है उनको वहां टिकट क्यों दिया गया, तो उन्होंने कहा कि वहां मुस्लिम की संख्या बहुत ज्यादा है। तो क्या आप मुस्लिम को खाली वोट बैंक समझते हैं? सर, सबसे पहले अगर हम मुस्लिम को वोट बैंक समझते तो धनबाद से हो चाहे रामगढ़ से हो तो हिंदू प्रत्याशी नहीं देते। सारठ में भी अगर देखा जाए तो वहां पर हम मुस्लिम प्रत्याशी देखें तो झारखंड में भी एकमात्र पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा है सर, जो धर्म से उठकर, जाति से उठकर डेवलपमेंट के लिए काम करती है। और जो युवा जिसने 2.5 साल तक हमारी भागीदारी दिखाई है हमारे आंदोलन में, जिन्होंने मेहनत किया है, हम टिकट उन्हें ही दे रहे हैं। जेएमएम वाले से एक सवाल होगा मेरा। आप लोग अभी चुनाव के समय मैया समान योजना और जो 200 यूनिट बिजली फ्री और भी कई योजना लेकर आ रहे हैं। अभी आप देखिए पीएमसीएच का क्या हाल है, सरकारी जो क्षेत्रों का क्या हाल है, मतलब क्या चुनाव के समय में आप लोग को ये योजना की अगर फंड है आपके पार्टी के पास इतना पैसा, तो लगातार गरीबों के उत्थान के लिए काम क्यों नहीं कर रहे थे आप? सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल काफी दिन से बन के पड़ा हुआ है, उसमें मैन पावर की सप्लाई नहीं है, वो अब खंडहर में तब्दील हो रहा है। करोड़ों की लागत से सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बना है। आपको पता है कि शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में बाहर के जिले के भी आते हैं मरीज वहां पे, तो उसमें आप लोग मैन पावर सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। और चुनाव के समय जब विपक्ष का आरोप है कि आप लोग मैया समान योजना को लागू किया है, और उसमें एक और बात जोड़ दें कि
उसमें कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि मैया सम्मान योजना की राशि बहू को तो मिल रहा है, लेकिन सास को जो मिलता था वृद्धा पेंशन वो नहीं मिल रहा है, दिव्यांगों को जो मिलता था वो नहीं मिल रहा, तो उनका पैसा रोक कर आप लोग मैया सम्मान योजना पे फोकस कर रहे हैं। देखिए, रहा बात मैया सम्मान योजना का, तो विपक्ष का काम है आरोप लगाना। उन्हीं के द्वारा PIL दायर किया गया था जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो अब साफ शब्दों में है कि मैया सम्मान योजना यहाँ के महिलाओं को सम्मान देने के लिए था, और जो विपक्ष है उनके घर के परिवार के लोग ज्यादा उसका लाभ ले रहे हैं। ये भी आप जांच करवा सकते हैं। और जहां तक रहा हॉस्पिटल का, तो देखिए कोविड काल ऐसा था कि सभी को उसमें परेशानी झेलना पड़ा। उसके बाद बीते हुए 3 साल हो गया सर, सुन लीजिए आप सर, लोग का सर सुन लीजिए, गाड़ी तो मिला आप लोग को, विधायक आपके तो पेमेंट उठाए, ऐसा नहीं करना पेमेंट वो नहीं उठाए, वो पूरा बात सुन लीजिए सर। उसके बाद विपक्ष के द्वारा यहाँ के सरकार को गिराने का लगातार प्रयास, यहाँ के मुख्यमंत्री को जेल में डालने का प्रयास, और तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए यहाँ के विकास को बाधक बनाने के लिए। तो बस यही कारण है कि अभी तक हम लोग सही ढंग से काम नहीं कर पाए, लेकिन निश्चित तौर पे हम बता रहे हैं कि इस बार मनोज जी कुछ बोलना चाहिए। मनोज जी बोलिए। हम बताना चाहते हैं कि जब पिछले बार इनका घोषणा पत्र जारी हुआ था तो उसमें कहा गया था कि जो स्नातक युवा जिनको नौकरी हम नहीं दे पाएंगे उनको हम 5,000 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। 5 साल बीत गया, ये 5 साल सरकार में रहे, पूर्ण माने बहुमत की सरकार इनकी चली, लेकिन 5,000 रुपया युवाओं को इन्होंने नहीं दिया। उसी तरह इन्होंने वादा किया था घोषणा पत्र के माध्यम से कि अगर हम सरकार में आते हैं तो स्नातकोत्तर युवा को उनको हम 7,000 रुपया महीना देंगे। वो भी आज तक किसी युवा को नहीं मिला। उसी तरह ये बोले थे कि हम जो है प्रत्येक वर्ष 5 लाख युवा को नौकरी देंगे, वो भी आज तक नहीं। युवा पूछ रहा है सर 2 करोड़ तो 2 करोड़ आपकी सरकार में भी पूछ रहा है, और 15 लाख रुपया खाते में हम आपका भी नौकरी बाकी के लिए है, नहीं कब आएगा बोले थे, पता हम नहीं। रोजगार के लिए बोले थे। सर, और 15 लाख रोजगार सर। हमने दिया है, हम दे करके बात करते हैं, फिर भी सुन लिया जाए सर। उसी प्रकार आप लोग तो सारे गवर्नमेंट सेक्टर को आप लोग प्राइवेट करते जा रहे हैं। हमारे हैं सर, यहाँ पर गोड्डा बिजली बन रहा, बिजली जा रहा बांग्लादेश में। हम सर उस विषय पे आ रहे हैं। इन्होंने कहा था कि गरीबों को अगर हमारी सरकार बनी तो 6,000 रुपया महीना देंगे। प्रयागराज में आप लोग भी छात्रों पर लाठी चलवा रहे हैं। प्रयागराज में चल रहा लाठी नहीं, योगी मॉडल में सर प्रयागराज में लाठी चल रहा कि नहीं चल रहा, इस बात को मानते कि नहीं मानते? उन सब बातों सर उस विषय में आते हैं, लेकिन मेरे बातों को सुन लिया जाए। उसको रहने इन्होंने दीजिए। कहा था कि उसको रहने दीजिए, जब माँ बहनों की शादी होगी, जब बेटी की शादी होगी तो हम सोना का सिक्का देंगे। उसके बाद कहा था कि 2,000 रुपया महीना हम माँ बहन को चूल्हा खर्चा महंगाई मुद्दा एक नहीं सुन लीजिए मनोज जी, केंद्र में यदि आप मैया सम्मान योजना से इतना परेशान नहीं होते तो गोगो दीदी का फॉर्म लेकर आप नहीं घर मैया सम्मान योजना आप गोगो दीदी को घर घर नहीं भिजवाते। आपके सब मनोज जी मनोज जी योजना घर घर लेकर इतना जुमला फेंकिएगा, मैया सम्मान योजना के नाम पर मनोज जी और रोहित जी मनोज जी आप लोग सवाल मनोज जी आरोप प्रत्यारोप मत कीजिए। जो सवाल है जनता के जो हम लोग लेके आए हैं, मनोज जी मनोज जी जनता के जो सवाल है रोहित जी अपने झारखंड के जनता को ठगने का काम किया है। आपसे झारखंड में रह रहा प्रत्येक युवा 5 वर्षों में रोहित जी महीना जोड़ मनोज जी आप वरिष्ठ हैं, आप वरिष्ठ हैं, मर्यादा को बनाए रखें। मनोज जी मांगना चाहता आप है। वरिष्ठ हैं, धैर्य रखिए। मर्यादा को बनाए मनोज जी रखें। थोड़ा बात तो ठीक है। सुनिए, क्योंकि जनता जी। सुन रही है। इस तरह से आप लोग किसी का बात नहीं सुनेंगे तो फिर जनता कैसे सुनेगी? हमारा सवाल देखिए जेएलके से है, क्योंकि जिस तरह से भाजपा गोगो दीदी योजना लाई है और इंडिया गठबंधन की सरकार जो है मैया सम्मान योजना लाई है, तो इसको लेकर आपकी पार्टी भी कोई योजना ला रही है क्या? सर पिछले 1 मिनट से जिस प्रकार दोनों के बीच डिबेट हुआ, इस प्रकार दोनों लड़ते रहेंगे और हम सरकार बनाएंगे। नहीं आप अपनी बात को रखिए। मुख्यमंत्री हम योजना के ऊपर बात करते हैं सर, योजना के ऊपर बात करते हैं सर। 1,000 रुपये करके अगर 50 लाख खाता में हर महीना डाला जाता है तो डाटा पर अगर बात करें तो 500 करोड़ एक महीने में दिया जाता है। अगर इस 500 करोड़ रुपये से हम एक एक जिला में अगर एक एक छोटा लघु उद्योग भी खोले ना,
और अगर एक बेरोजगार युवा 20,000 रुपया महीना कमाकर माँ के लिए 2,000 रुपये की अगर साड़ी लेकर जाता है तो माँ उसमें ज्यादा खुश होगी, और वो होगा मैया समान योजना। ये जो मुफ्त खोरी जो सरकार चला रही है ना, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में, ये कहीं ना कहीं विकास को विनाश की ओर ले जा रही है। सर अगर डेवलपमेंट ही करना है तो रोजगार दीजिए, डेवलपमेंट ही करना है तो जनता को शिक्षा का स्तर उठाइए सर। लेकिन ये मुफ्त खोरी क्या है? जिस तरह से मैया सामान योजना जब सरकार में रहे हैं, इंडिया गठबंधन तो 1,000 रुपया दे रहे थे, अब दोनों पार्टियां जो है सरकार में आने के बाद एक 2100 की घोषणा कर रहे थे, दूसरे जो है 2500 की घोषणा कर रहे हैं। सर, इसको आप कितना जो है फैक्ट मानते हैं? कहीं ना कहीं आपके तरफ से कितना है? आप लोग भी घोषणा कुछ कीजिएगा क्या? हमारी तरफ से सर जनता को अच्छा स्वास्थ्य का स्तर दिया जाएगा, बच्चों को शिक्षित किया जाएगा, महिलाओं को केजी से लेकर पीजी तक फ्री शिक्षा दिया जाएगा, और हम झारखंड की युवा को इतना सशक्त बनाएंगे सर कि आने वाले समय में उन्हें मुफ्त खोरी जब दिया जाए तो खुद मना करे। अच्छा, एक सवाल है रूपेश जी, एक सवाल है। निरसा से पहले आप लोग रूपेश मंडल जी को टिकट देते हैं। रूपेश मंडल का नाम आया था सर, हमने खुद देखा है, मैं कंफर्म हूँ। रूपेश मंडल जी को जो है आपके सुप्रीमो टिकट देते हैं, रातों रात जो है अशोक मंडल जी में वो चेंज हो जाता है। क्या ऐसा कारण? जनता का सवाल है, ये आपको जवाब देना चाहिए। सर रुपेश मंडल नहीं था, वो अश्विनी बावरी जी का नाम आया था, और निरसा के प्रत्याशी के लिस्ट में रुपेश मंडल नहीं, आपके सामने सुशील मंडल खड़ा है, वो सबसे रूपेश मंडल का नाम आया था। आप इन्फॉर्मेशन आपका गलत। सुधार दे, सुशील मंडल नहीं, अशोक मंडल इनके दल के प्रत्याशी हैं निरसा अभी में। फिलहाल अशोक मंडल जी हैं, और इनसे प्रत्याशी अशोक मंडल ये सभी जगह अपने दो आप लोगों से निवेदन है कि उनको बात कृपया बारी बारी से बातों को रखने दिया जाए, यहाँ डिबेट नहीं कॉन्क्लेव हो रहा है। नीतीश देखिए, अभी 99 कॉन्क्लेव का जो माहौल है वो काफी गर्म है, आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। हमारे पास यहाँ पे कुछ कॉन्क्लेव में दर्शक आए हुए, वो भी कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं, सवाल पूछते हैं। क्या आपका सवाल? मेरा बीजेपी के प्रवक्ता से एक सवाल है, और मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका एक स्लोगन बड़ा ही फेमस था और बहुत लोगों ने पसंद किया था, परिवारवाद। अभी आप इस पर क्या कहना चाहेंगे परिवारवाद के बारे में? क्योंकि ऐसा आरोप आप पर भी लग रहा है कि कई ऐसे प्रत्याशी हैं आपके जिनके परिवार से ही आते हैं, चाहे वो आप बागमारा के विधायक ले लें या सिंदरी का ही ले लें, या फिर आप बाबूलाल मरांडी की बात कर लें, या फिर अभी जो आपके चंपई सोरेन आप में गए हैं उनके परिवार के भी टिकट दिया गया है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब आप परिवारवाद से खुश हैं या अभी भी आपका स्लोगन वो है कि परिवारवाद? हमारा दल और पार्टी हमेशा परिवारवाद के विरोध में रहा है। जहां तक बाघमारा का प्रश्न है, तो हमारे माननीय सांसद श्री ढुल्लू महतो जी के भाई करीब करीब 20 वर्षों से, पिछले 20 वर्षों से क्षेत्र में सक्रिय थे और हमेशा सामाजिक बढ़ चढ़ के कार्य करते आ रहे थे। जहां तक सिंदरी का प्रश्न है, हमारे माननीय विधायक 4 वर्षों से बीमार पड़े हुए हैं, सभी लोग जानते हैं, और उनके बीमारी के हालत में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती तारा देवी, जो आज सिंदरी की प्रत्याशी है, वो क्षेत्र में विधायक जी के अधूरे कामों को करने का काम कर रही थी। क्षेत्र के जनता के दुख सुख में मनोज जी रुकना चाहेंगे। काम तारा देवी कर रही थी, फिर उनके विधायक प्रतिनिधि कर रहे थे, इस बात को काम तारा देवी कर रही थी। विधायक प्रतिनिधि कर रहे थे या तारा देवी कर रहे थे? जो जनता मिलने जाती थी वो तारा देवी उनको समय देती थी या फिर विधायक के प्रतिनिधि समय देते थे? तारा देवी समय देती थी। तारा देवी सभी कार्यक्रम में जाती थी। तारा देवी सभी लोगों से मिलती थी, सभी के दुख सुख में शामिल होती थी। ये आरोप लगाना पूर्णतः गलत है, क्योंकि कोई भी विधायक है, कोई भी जनप्रतिनिधि है तो अपने प्रतिनिधि रखते हैं, क्योंकि उनको हर जगह जाने का समय नहीं मिलता है। ये मान लिया जाए कि क्या बीजेपी में ऐसे कट्टर कार्यकर्ताओं की कमी हो गई है कि ढुल्लू महतो के भाई को टिकट दिया जा रहा है, या फिर और दूसरे जगह पर भी उनके परिवार को टिकट दिया जा रहा है? क्योंकि ये परिवार, बीजेपी का हमेशा से ये नारा रहा है कि परिवारवाद नहीं चलेगा। तो क्या अब ऐसे वक्त में परिवार, जो बीजेपी के नेता हैं उनके परिवार बढ़ने लगे हैं, अब उनको सेटल किया जा रहा है? ये भी कई बार आरोप आप पर लग रहे हैं। नहीं, बीजेपी में कभी भी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया गया है। जो भी, मान लीजिए हमारे पिताजी राजनीति में हैं और हम भी राजनीति में हैं, हम भी समाज में काम कर रहे हैं और हमारे पिताजी भी विधायक हैं,
तो हमको भी टिकट लेने का अधिकार है, लालू चुनाव यादव के लड़ने का बेटे से क्या अधिकार है। तकलीफ है आपको? लालू यादव के कांग्रेस कहां के तक किसी नेता प्रश्न से है? क्या देखिए, क्या तकलीफ है आपको? लालू यादव का प्रश्न है कि अगर मुख्यमंत्री बनाना होगा तो लालू यादव का बेटा बनेगा, लालू यादव का बेटी बनेगा, लेकिन हमारे दल में एक चाय वाले को आज प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है, एक आदिवासी महिला को आज राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त है। हमारे दल में कार्यकर्ता ही पूर्व मुख्यमंत्री जमीन से के शिखर तक जा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री के बहू को विधायक बनने का भी हक है। वो समाज में काम कर रही हैं, पिछले 5 वर्षों से वो सक्रिय है जमशेदपुर पूर्वी में, आपका ये कोई और सक्रिय उनको नेता वहां पार्टी ने पर? टिकट दिया। तो ये आप मानते हैं कि जो बीजेपी के नेता हैं उनके बच्चे काम कर रहे हैं, जो बाकी अन्य दलों के नेता हैं उनके बच्चे काम नहीं कर रहे, पैरासूट से उतारे जा रहे हैं? उनको भी तो जनता चुन के भेज रही है ना। अगर वो मुख्यमंत्री बने तो जनता चुन के भेज रही है। हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो देखते हैं कि कौन अधिक क्षेत्र में सक्रिय है, कौन सीट निकाल सकता है, उनको टिकट दिया जाता है। ये कहीं परिवारवाद के श्रेणी में नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी शुरू एक मिनट, से जेल परिवारवाद के का एक विरोध मिनट, करती रही। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि पुरानी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है ये परिवारवाद के आरोप को नकार रहे हैं, इसमें क्या कहिएगा? सर इस पर हम क्या कहेंगे, तमाम झारखंड की जनता जानती है, चाहे चंपई सोरेन जी का पुत्र वधू का टिकट हो, चाहे धनबाद से डोलो महतो जी के भाई का टिकट हो, चाहे अमित शाह के बेटे को क्रिकेट कितना अच्छा खेलना आता है, पूरा भारत जानती है। तो परिवारवाद अगर भारत में अभी सबसे ज्यादा सक्रिय कहीं पर है तो भाजपा में है। और अगर झारखंड में बात करें तो जेएमएम में भी है सर। आप देखिए क्या जेएमएम के किसी कार्यकर्ता, किसी महिला नेत्री में ये शक्ति नहीं थी कि कल्पना सोरेन जी को फील्ड में लाना पड़ा। तो और हम अपने हम आरोप प्रत्यारोप से हटकर अगर अपनी पार्टी के ऊपर बात करें तो हमने टिकट बेरोजगार पानेश्वर को दिया है सर। वो पता है दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और आज देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। दिहाड़ी मजदूरी आर्टिका में घूमते हैं आजकल इन दिनों। एक सेकंड, एक सवाल, जो भी नई पार्टी चुनाव आती है- प्रचार के लिए जाना पड़ता है नहीं सर, सर, उनका चुनाव प्रचार आर्टिकल- देखिए सर, एक क्षेत्र इतना बड़ा रहता है ना कि अगर साइकिल से घूमे तो 1 साल में कंप्लीट उनके होगा। घर के बाहर 20 दिन में 6 समय महीने मिला से है, आर्टिका 20 कार दिन है। समय मिला है सर, पॉसिबल आर्टिका नहीं है। जैसे आर्टिका लग्जरी भाड़े कार का है है उनके सर, पास। भाड़े का। यहाँ हम भी आए सर, तो भाड़ा का वो गाड़ी ऐसे है। कैसे तय मेरा करती है? एक चूंकि परिवारवाद पे यहाँ पे थोड़ी सी लंबा खिंचा रहा है, तो यही सवाल करना चाहता हूँ। जिसमें भी काबिलियत हो वो आकर के चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि दर्शक ही उन्हें, जो वोटर्स हैं वही उनको वोट दे करके जिताते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपकी नई पार्टी है, आप पर भी इस पे बहस कर लेंगे कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए। जब आपकी भी बड़ी पार्टी होगी, उनके भी बच्चे जब होंगे या उनके भी रिलेटिव होंगे, तो शायद उनको भी मौका दिया जाएगा। और आम आदमी पार्टी का भी ये हमेशा से रहा है। तो ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि ये तो जनता तय करती है। जनता जब तय करती है, जिताती है, हराती है, एक एक वोट पर मेहनत किया जाता है, तो ऐसा लगता है कि अब इस परिवारवाद का जो स्लोगन है वो धीरे धीरे खत्म होना चाहिए। और हर एक को, जैसा उन्होंने कहा कि सिंदरी से उनकी पत्नी, इनको क्यों नहीं टिकट दिया गया? क्या आप 30-40 सालों से, हमको लगता है 25 सालों से सिंदरी में काम कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ये था, तो क्या आप टिकट लेकर के बीजेपी की जीत नहीं दिला सकते थे? देखिए, हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। हमारे पार्टी में अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष तक में चुनाव होता है। और चुनावी प्रक्रिया से, पूरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हम लोग गुजरते हैं, तभी हम लोग में किसी को दायित्व मिलता है। उसी प्रकार टिकट के लिए भी हम सभी जो भी कार्यकर्ता विधानसभा के हैं आवेदन करते हैं। दल को लगता है कि ये व्यक्ति इस सीट को निकाल सकता है, उसको टिकट दिया जाता है। हमारे यहाँ किसी प्रकार का परिवारवाद नहीं है। जो भी काम करते हैं, ये तो आपने जिस प्रकार आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर, वो हम इस कुछ आरोप नहीं लगा रहे। जनता का सवाल जो है वो डाटा आपसे पूछा जा रहा है। ये जनता पूरी की तरह सवाल से है। हम लोग का काम आरोप लगाना नहीं है। पूरी तरह से खंडन करते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि अगर किन्हीं के पिताजी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, वो विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, और उनका बेटा भी राजनीति से 15 साल, 20 साल, 10 साल काम किया है, और हमारे दल के ऊपर के नेताओं को लगता है कि वो इस सीट को निकाल सकते हैं, तो उनको टिकट दिया जाता है। हमारे ही दल में संभव है कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। हमारे ही दल में संभव है अन्य दलों से प्रधानमंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री बन सकता अन्य है। दलों में ही बने हैं। ऐसा बात नहीं कि कांग्रेस में सिर्फ इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ही रही। आप बता दीजिए
कि कांग्रेस में अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरे बने हैं तो क्या उनको काम करने दिया गया है? लेकिन हमारे यहाँ कोई छोटे सा छोटा कार्यकर्ता अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो चयन प्रक्रिया के द्वारा आता है और उनको पूर्ण आजादी रहती है कार्य करने के लिए। थोड़ा सा बोलना चाहिए, बोलिए। लगता है कांग्रेस का पूरा मतलब कार्यक्रम जो होता है इन्हीं के देखरेख में होता है। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी अध्यक्ष है तो उनको काम नहीं करने दिया जाता, ये बोल रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या होता है, मनोज जी बोलने दीजिए। मनोज जी, इनके दल में क्या होता है ये इनको खुद पता नहीं है। आप बात करते हैं परिवारवाद का आरोप आप ही लगाते हैं, दूसरे दल के लोग परिवारवाद का आरोप नहीं लगाते। आपके जैसा द्वारा कि आता है। आपने पहले जनता को बताया मुद्दों से भटका देते हैं आप कि लोग। 99 कॉन्क्लेव है और मुझे लगता है कि अच्छा मंच है तब आप दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अपनी बातों को रखने के लिए और पर्सनल कमेंट ना करते हुए अगर इसको बेहतर तरीके से सुचारू रूप से चलाया जाए तो शायद आपको भी अच्छा लगेगा और हम लोगों को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये डिबेट नहीं है जैसा पहला ही कहा गया। और जो टीवी पर आप डिबेट देखते हैं और वैसा हम लोगों का मकसद नहीं। हमारा मकसद इस कॉन्क्लेव को रखने का सिर्फ और सिर्फ यही है कि एक मंच दे रहे हैं ताकि आप दर्शकों के साथ सीधे जुड़ सके। आने वाले समय में आप धनबाद को कैसे बेहतर बना सकते हैं, आपकी रणनीति क्या है, इन बातों पर अगर आप सीधे तौर पर रखेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। बीच बीच में जो हम सवाल करेंगे यकीन मानिए वो दर्शकों का सवाल होता है जो हम YouTube पर चला रहे हैं और हमसे पूछते हैं कि अगर ये नेता आए तो इनसे ये सवाल एक आप डाल सकते हैं। और अभी जो मैंने ये परिवारवाद का सवाल किया आप कहेंगे तो मैं YouTube से दिखा दूंगा, ये सीधा सवाल था जो हमने इनसे सवाल किया। लेकिन रिक्वेस्ट है कि आप पर्सनल ना जा करके अपनी पार्टियों की नीति को बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा। शुक्रिया। चलिए मनोज जी, मेरा एक सवाल ले लीजिए। आप लोग प्रधानमंत्री जी का बहुत तारीफ करते हैं कि हमने जो है लाखों लाखों गैस कनेक्शन दिए, हमने जो है लाखों लाखों बैंक अकाउंट्स खुलवाए। कभी आप झांक कर देखें उन बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है? कभी आप झांक कर देखें कि आपके गैस चूल्हे में कितने लोग रिफिल करवा रहे हैं? वो गैस चूल्हा जो है आज छज्जा में टंगा हुआ है, इसका भी आपको आज जवाब देना चाहिए। आप याद कीजिए उस दिन को कि जब गरीबों के घर में लकड़ी के चूल्हे हुआ करते थे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने गैस उपलब्ध करा करके उन मां बहनों को जो लकड़ी के धुएं से बीमार हो जाती थी, उनका आंख जो है सो कम आयु में ही खराब हो जाता था, उसको बदलने का काम किया। सर आपने सवाल सुना नहीं, सवाल सुना नहीं आपने। उन्होंने कहा कि सिलेंडर जो है फिर सर रखा गया छज्जा पे। सुन लिए, उसी का हम जवाब दे रहे हैं सर। पहले क्या होता था कि जब कोई सरकारी पैसा चलता था, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कांग्रेस के नेता राजीव गांधी प्रधानमंत्री के द्वारा ही कहा गया है कि जब हम 1 रुपया वहां से भेजते थे तो 15 रुपया गरीबों के पास पहुंचता था। आज ऐसा समय है कि जब हम 2000 रुपया किसान सम्मान निधि के रूप में डालते हैं तो 2000 रुपया उनके खाते में आता है। कोई भी किसानों पे लाठी क्यों चलाते हैं फिर? किसानों पे लाठी भी तो चली है दिल्ली में, काफी दिन तक किसान धरने पे बैठे रह जाते हैं। नहीं, उनको जो है सो गुमराह किया गया। उनके हित में भारतीय जनता पार्टी कानून लाई थी, लेकिन सारे दल मिलकर के किसानों के साथ छल किए, उनको गुमराह किए। लाठी चलाने का काम हम सिलेंडर पे बात किया। दिल्ली सुरक्षित रहे, दिल्ली के लोग सुरक्षित रहे, इसलिए उनको रोका गया, उन पर लाठी नहीं चलाया गया। क्योंकि वो कहीं और के थे क्या? नहीं, वो भी हमारे ही थे, वो भी इसी देश के नागरिक थे, उनकी भी सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी थी। लेकिन उनको किसने ये अधिकार दिया कि वो चढ़े जाएं संसद भवन पर? किसने वो अधिकार दिया कि दिल्ली के यातायात को बाधित करें? उनको आंदोलन करना था तो शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए वो एकदम स्वतंत्र थे। चलिए, गैस सिलेंडर की जो बात थी कि 500 का गैस, 600 का गैस, अभी 1000 रुपया 1200 का हो गया है। उनका कहना था कि छत पे रखा हुआ गैस का सिलेंडर, ठीक है, अपने आंखों को लकड़ियों में तो ला ही दिया आपने। हमारी सरकार झारखंड में आएगी तो हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे और 2 गैस साल में मुफ्त देंगे। पूरे देश में क्यों नहीं, सिर्फ झारखंड में ही ये क्यों? पूरे देश में आप 500 रुपये में सिलेंडर दीजिए।
चूंकि हम झारखंड के धनबाद जिले के कार्यकर्ता हैं और हमारा उतना बड़ा कद नहीं है कि हम जो है सो प्रधानमंत्री को बात घोषणा करें। है। हम धनबाद पूरा पर और देश है। झारखंड के ये विषय आपकी में ही खुद बात करें मनोज तो जी, अच्छा होगा। मनोज जी, आपकी जी। खुद की घोषणा है कि सरकार की घोषणा है? सरकार की घोषणा है। तो किनकी, कौन, जो झारखंड सरकार की या केंद्र झारखंड सरकार? में जो चुनाव हो रहे हैं वहां से हमारा घोषणा पत्र जारी हुआ है तो वो कि हम अगर सरकार में आते हैं पूरे देश में क्यों नहीं घोषणा जारी कर रहे हैं? ये देश में आपकी सरकार इसके है। लिए जो अधिकृत हमारे अधिकारी हैं वो इसका जवाब देंगे तो बेहतर होगा। इसके लिए हम अधिकृत नहीं हैं। हम सिर्फ धनबाद के विषय में और झारखंड के विषय में, चूंकि चुनाव हम में छोटे ही कार्यकर्ता हैं। चुनाव में ही इस तरह की घोषणा क्यों सुनने को मिलता है? चुनाव में नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा झारखंड में रहने वाले लोगों के लिए उनका जिंदगी कैसे बेहतर हो, उसके लिए बेरोजगारों का रोजगार कैसे मिले, जैसे हमारे घोषणा पत्र में है। अगर हम सरकार में आते हैं तो पहला कैबिनेट में हम प्रक्रिया को चालू करेंगे और 2,87,000 जो रिक्त पद पड़े हुए हैं सरकारी, उसको भरने का काम करेंगे और प्रति वर्ष 2 लाख रोजगार सृजित करने का काम करेंगे। अगर हम रोजगार नहीं दे सके तो 2,000 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता का काम करेंगे और जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। हमारी सरकार बांग्लादेशियों अगर को झारखंड- भगाइएगा। बांग्लादेशियों को पहली कैबिनेट की बैठक में कुछ ऐसा प्रस्ताव पारित कीजिएगा। बांग्लादेशियों का आंकड़ा कुछ आप लोगों ने व्यवस्था करके रखा है? कितने बांग्लादेशी उनको भगा देंगे? ये भी पहली कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पारित कीजिएगा। सर 1951 में जब जनगणना हुआ था, शायद हमको जानकारी थोड़ा बहुत है, तो उस समय झारखंड में आदिवासियों की संख्या, झारखंड जो आज बना है उस इलाके में आदिवासियों की संख्या 44% है, लेकिन आज घट करके 26% पर आ गई है। इसका मैं पूछना चाहता हूं, इसके लिए दोषी कौन है? कौन है दोषी? आज झारखंड आज जवाब देंगे। हेमंत सर, सोरेन काफी के देर वहाँ पर से सुशील जी को जवाब दे सुन दीजिए। रहा हूं, तो जब मैं कहूंगा तो कोई बीच में ना बोले। सर अगर कहीं ना कहीं किसी और देश से अगर कोई घुसता है, घुसपैठी बांग्लादेशी घुसे चाहे पाकिस्तानी घुसे, तो इसके पीछे जिम्मेवार कौन है? सर लॉजिकल सोचा कीजिए। झारखंड की जनता के अंदर ये प्रबुद्धता आ चुकी है कि लॉजिकल सोच रख सके। घुसने के पीछे जिम्मेदार कौन है? सर पूरी झारखंड की जनता जानती है ये। उसके सर उसको घुसने के पीछे जिम्मेदार रहता है होम एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री, और उसको संभाल रहे हैं अमित शाह। अमित शाह की वजह से घुसता है भारत में घुसपैठी, और वो कहते हैं झारखंड से घुसपैठी को भगाएंगे। भैया जब घुस रहा तब रोकिए। कहां है आपके आर्म फोर्स? कहां है आपकी जो पूरा मॉडल है जिस पर आप काम करते हैं? आप डंके की चोट पर बात करते हैं हम पाकिस्तान को हराएंगे, हम बांग्लादेश को दबाएंगे, और चाइना की जब बात आती है तो आप पीछे दुबक जाते हैं। सर कहां है विजन? जवाब दीजिए मनोज जी। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब आपके बॉर्डर का क्या स्थिति था भाई साहब? चूंकि आप तो सरकार में पिछले कभी 10 रहे सालों नहीं का हैं। हिसाब दीजिए। 10 सालों का हिसाब दीजिए। पिछले 10 साल में आप लोग हैं सब। 10 सालों में हमने जवान बांग्लादेशी घुसे हैं अभी झारखंड में। 10 सालों का आंकड़ा क्या है आपके पास? कोई डाटा नहीं और कोई डाटा बेस्ड बात ही नहीं करते हैं ये लोग, हल्ला करते हैं सिर्फ। ये रोहित जी, डाटा हम नहीं उपलब्ध करा पाएंगे। देख लिए, चूंकि clear दिख रहा है। रोहित जी मनोज थोड़ा जी- इस पर आप जो है रुक फैक्ट करिए कि जो है दोनों जो बता रहे हैं एक कि मिनट। घुसपैठ को लेकर नीतीश जी, लेकिन जहां मेरा तक उन सवाल है- भाई साहब का मेरा प्रश्न सवाल- था मेरा कि सवाल- 10 साल में सर, हमने एक केंद्र मनोज जी से एक मेरा सवाल होगा। देखिए महिला सशक्तिकरण की आप बात करते हैं, और जब देश में जब वर्ल्ड कप होता है, खिलाड़ी जब वर्ल्ड कप जीत के आते हैं तो आपके प्रधानमंत्री जाके स्वागत करते हैं, बात करते हैं, और भी हॉकी सबसे मिलते हैं। वो करना भी चाहिए, प्रधानमंत्री है, बात हौसला बढ़ाना चाहिए। जब देश की महिला पहलवान यौन उत्पीड़न के मामले में जब दिल्ली के सड़क पर थी, और आपके सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह उस समय पोस्टर लगाते हैं कि दबदबा है, दबदबा रहेगा, तो कैसी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और कैसी इज्जत है महिला की आपके पार्टी के लिए? जब तक उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हो जाते हैं तब तक उनको आरोपी करना बेमानी है। वो हटा दिए। अभी उन पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। और जहां तक महिलाओं का सम्मान है, हमारे भारतीय जनता पार्टी ने आपके धनबाद लोकसभा क्षेत्र से ही 3 महिला प्रत्याशी खड़ा किया है, जो किसी दल ने नहीं किया है। सर मेरा एक सवाल हमारा दल मेरा है सवाल जो था कि पूरे झारखंड में संभवतः 68 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, जिसमें 12 महिला प्रत्याशी हम लोगों ने दिए हैं, और आगे और भी हमको बढ़ाने का उनका आरक्षण 33% 12 जी, एक मिनट शंकर प्रत्याशी शंकर 12 प्रत्याशी जो दिए हैं, परिवार से कितने आए हैं और कितने नए कार्यकर्ता वो जुड़े? आपने 3 की बात की, यहाँ पे निरसा की बात की होगी, संभवतः झरिया की बात की होगी, और एक सिंदरी की बात की होगी।
तो तीनों जो प्रत्याशी आपने दिए हैं वो तो आपके कार्यकर्ता है नहीं। तीनों एक प्रत्याशी हमारे फिर से- महिला प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अब पिछले कई वर्षों से क्षेत्र में सक्रिय हैं। जहां तक मैडम तारा देवी का सवाल है, जो सिंदरी के प्रत्याशी हैं, वो पिछले 4 वर्षों से, जब से उनके पति बीमार पड़े हैं तब से वो क्षेत्र में सक्रिय हैं। जहां तक अपर्णा सेन गुप्ता जी का सवाल है, तो पिछले बार वो हमारी विधायक भी थी, उसके उसको पहले आपने भी वो कंटिन्यू- राजनीति में सक्रिय रही हैं। कंटिन्यू जहां तक किया है रागनी जी का सवाल है, तो पिछले बार भी वो चुनाव लड़ी थी, झरिया से प्रत्याशी थी, और पिछले 5 वर्षों में आपने देखा होगा कि हर एक गली मोहल्ले में रागनी जी काम करती थी, सभी के बीच जाती थी, सभी से मिलती थी, सभी के दुख सुख में साथ देती थी। एक दर्शक का भी सवाल हमारे साथ, दर्शकों का सवाल भी लेंगे। बताइए किससे सवाल है आपका? अभी जेल कैंप तो सत्ता में नहीं आई है, प्रयासरत है और जरूर पहुंचेगी, ऐसी शुभकामनाएं हैं। हमारा क्वेश्चन जो है भाजपा के जो प्रवक्ता हैं और जो जेएमएम के प्रवक्ता हैं उनसे है कि ये जो झारखंड के जनता को ये लोग क्या समझ के रखे हैं, कोई 2100 कोई 2500, क्या झारखंड का जनता का कीमत 2100 और 2500 ही है? वो लोग शिक्षा के विषय पर क्यों नहीं बात करते हैं? अगर वो झारखंड के जनता को अगर शिक्षित कर देंगे, तो अगर शिक्षित हमारी झारखंड के जनता उन पर सवाल करेंगे, इसलिए वो शिक्षा से उन लोगों को दूर रखना चाहते हैं क्या? शिक्षा नीति क्या आपकी बताएंगे? शिक्षा नीति क्या? क्योंकि जो स्कूलों में जो सरकारी शिक्षक हैं उनको पशुओं को गिनने के लिए दे दिया जाता है, चुनावी काम में लगा दिया जाता है। तो शिक्षा नीति क्या आप लोग की? शिक्षा पे एक नीति क्यों नहीं स्पष्ट आप लोग बता रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शिक्षा का आदर करती है। उसका उदाहरण है आपके धनबाद में कोयलांचल विश्वविद्यालय लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बेसिक शिक्षा की बात कीजिए, प्राइमरी एजुकेशन जो होता है। आ रहे हैं सर, उस विषय पर आ रहे हैं। जहां IIT जो हो गया है, देखिए बनाने का जो काम हो गया हमारे है वो भारतीय जनता जानती है। पार्टी आपने की क्या सरकार किया ने जनता वो है। जान रही है। लेकिन जो उनका सवाल था कि शिक्षा पे आप लोग का फोकस नहीं है, तो शिक्षा नीति क्या रहेगी? जो शिक्षकों को, शिक्षक तो हमारे स्कूलों में है, लेकिन उनको किन कामों में लगाया जाता है आपको ही पता है। देखिए, मिड डे मील में लगा दिया जाता है। जहां तो तक- शिक्षा की स्पष्ट नीति क्या आप लोग की है? जहां तक शिक्षकों को काम में लगाने का प्रश्न है, तो चूंकि वो सरकारी कर्मचारी हैं और चुनावी काम में प्राइवेट लोगों को नहीं लगाया जा सकता है, चुनावी काम तो की इसलिए नहीं बात उनको हो रही। लगाया जाता है। जी, चुनावी काम की नहीं बात हो रहा, कभी कभी पशुओं को गिनने के लिए लगा दिया जाता है। हर एक तरह के काम में उनको लगाया जाता है। मिड डे मील पे फोकस किया जाता है। देखिए, स्पष्ट शिक्षा, युवा लड़का था वो, जो प्राइमरी एजुकेशन हम लोग का है, उसको कैसे सुदृढ़ बनाइएगा, उसको लेके क्या रोड मैप है, उसकी बात की जाए। ये बताइए सर कि स्कूल में जो शिक्षक हैं और स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनका भोजन का व्यवस्था कोई बाहर की एजेंसी आकर के करेगी कि वो शिक्षक के देखरेख में ही हो? मनोज जी। उसके लिए अलग से कर्मचारी रखे गए हैं। मनोज जी, लेकिन लाल किला का देखरेख मैं करने इसका के लिए आप हायर करते हैं कंपनी को, आउटसोर्सिंग को। इसके लिए आप लोग क्यों नहीं आउटसोर्सिंग को हायर कर रहे हैं? हमारी सरकार एयरपोर्ट आएगी, दे रहे हैं प्राइवेट हमारी एजेंसी। सरकार अगर झारखंड में आती है तो इस विषय में हम लोग विचार करेंगे। देखिए, हमारा सवाल जो है रोहित जी से है। रोहित जी, हमारा सवाल आपसे है। मैं आंसर दे देता हूं। मैं जिस दल से बिलोंग करता हूं, भाकपा माले, और मेरे जो प्रत्याशी हैं वो सरकारी टीचर थे। उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, जनता की लड़ाई में उनका नौकरी गया, उसके बाद वो चुनाव राजनीति में आए। हमारा- मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूं सर। उसके बाद यदि हमारा घोषणा पत्र आप देखिएगा तो शिक्षा के लिए हमारा क्या उद्देश्य है, मैं उसको आप तक ले जाता हूं, क्लियर ले जाऊंगा। और साथ ही साथ हमने अभी तक क्या किया है उसको भी मैं आपको बताना चाहूंगा। यदि आप बलियापुर क्षेत्र की बात करेंगे तो जिस समय कॉमरेड आनंद महतो विधायक हुआ करते थे, उस समय सुदूर ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की बहुत कमी होती थी। उस परिस्थिति में श्रमदान करके और चंदा उठा के 2 स्कूल का स्थापना वहां पे हुआ। एक जामकुदर हाई स्कूल, आप चल जाइएगा आपको मिलेगा मोबनी 2 पंचायत में, और दूसरा आप चल जाइए कुसमाटर, वहां आपको मिलेगा, जिसमें आपको आज भी देखिएगा कि वो स्कूल आज भी निजी है, लेकिन मतलब एक संस्था के माध्यम से वो संचालित होती है, और उसका आप शिक्षा व्यवस्था को जाके देख लीजिएगा। साथ ही साथ अभी जो वर्तमान परिस्थिति में हमारे जो प्रत्याशी हैं और भाकपा माले का जो है, उसमें हमारा साफ है प्रत्येक 10,000 की आबादी में एक हाई स्कूल की स्थापना। सुनिए सर, रोहित सर, आपका प्रत्याशी भाकपा माले से है कि इंडिया गठबंधन से है? इंडिया गठबंधन से, लेकिन इंडिया गठबंधन के रुख कीजिए। इंडिया गठबंधन से ही बता रहा हूं मैं। हमारा जो घोषणा पत्र है उसमें प्रत्येक 10,000 की आबादी में
यहाँ घोषणा पत्र जारी मत कीजिए, नहीं ठीक सर, है? मैं बता आप देता हूं। रुख तय कीजिए, मोटा मोटी रुख तय कर दीजिए। क्यों घोषणा ना बता पत्र देता हूं सर? पढ़ेंगे तो समय की भी जो है। बोलना बता चाहता देता हूं आपको। चलिए ठीक है, हमारा सवाल देखिए रोहित जी आप ही से शिक्षा है। के लिए सवाल काम हमारा मैं रोहित पूरा जी आपको आपसे बता है। देता हूं। रोहित जी सवाल हमारा आपसे है और तीनों से है, क्योंकि झारखंड में जिस तरह से अगर रोजगार की बात करें तो यहाँ की जो युवा लोग हैं वो काफी संख्या में प्लान कर रहे हैं। उसकर लेकर आप तीनों की क्या रणनीति है, उसे किस तरह से आप रोकेंगे? सर उसके लिए भी सर हेलो, हमें अपना घोषणा पत्र, खास करके सिंदरी विधानसभा, जिस विधानसभा से मैं आता हूँ, घोषणा पत्र से काम नहीं होगी, उनकी धरातल पर लानी होगी। सर मेरा जो दल है वो हमेशा रोजगार के लिए लड़ा है। क्योंकि आपकी सरकार थी पिछले 5 सालों से। उस 5 साल समय के आंकड़ा हम अगर हम पिछले बताएंगे 5 यहाँ साल की- से इंडिया गठबंधन धन्यवाद। के साथ नहीं थे। यदि आप जानते हैं 2019 में भाकपा माले और कम्युनिस्ट अगर इस बार सर सुन लीजिए, सर सुन लीजिए, आप ही का जवाब है। 2019 में हम अकेले चुनाव लड़ा था। उस समय हम सरकार के साथ नहीं थे, और जब युवा सड़क पे थे उस समय भी हमारे विधायक विनोद सिंह युवाओं के लिए सदन में विपक्ष की भूमिका में आवाज उठाए, उसको भी आप देख सकते हैं। तो सर सरकार किसी की भी रहे, लेफ्ट पार्टी हमेशा विपक्ष की भूमिका में रहती। बिहार में भी जब तेजस्वी यादव आए, नीतीश कुमार जी आए, महागठबंधन का सरकार बना, उस समय भी लेफ्ट विपक्ष में मंत्रालय उन्होंने नहीं लिया। और रुख हमारा तय कीजिए, नैतिक समर्थन रुख तय सर, कीजिए। आप सवाल को भटका रहे हैं, रुख तय कीजिए आप यदि बोलते कि हैं युवा को रोजगार- पलायन करने के लिए क्या रणनीति है आपके पास, सर और उसका किस तरह से पूरा रोकेंगे? जिम्मेवार यहाँ के स्थानीय विधायक और सांसद हैं। आप देख सकते हैं उसको। यदि हमारा घोषणा पत्र आप देखिएगा, उस समय भी हमने घोषणा पत्र में साफ कहा, जिस समय आनंद बाबू विधायक हुआ करते थे उस समय, यदि आप हार्डकोक भट्टों में जाएंगे तो बीसीसीएल को पहला चीज था यहाँ के, आप हार्डकोक भट्टों को कोयला देंगे, उसके बाद आप बाहर भेजिएगा। उस समय कॉमरेड ए के राय हुआ करते थे, उस समय ये चीज था। उस समय हार्डकोक भट्टे सही ढंग से चलते थे, यहाँ के स्थानीयों को रोजगार मिलता था। उस समय यहाँ कंपनियां चलती थी, यहाँ के आदमी को रोजगार मिलता था। उस समय यदि आप देखिएगा जो आदमी बीसीसीएल में कार्यरत थे, तो एक नियम तब कोयला भवन में नहीं बना था। तब का नियम था कि जो झोड़ा होता है, झोड़ा में जो कोयला लेके तेजी से वहां पहुंचा देगा, वो आगे क्या कीजिएगा, आगे क्या कीजिएगा? सर आगे आप के लिए रोकेंगे भी- कैसे? और युवा जो बेरोजगार हैं उनको धनबाद में चाहे झारखंड में किस तरह से उनके जो है सर उसके लिए सक्षम भी करेंगे? हम लोगों ने अपना घोषणा पत्र में दिया है कि यहाँ के जो स्थानीय कंपनियां हैं उसमें 100% रोजगार उनके एजुकेशन के हिसाब से। कंपनियां कैसे आएंगी? उद्योग नीति क्या है झारखंड की, बताइए। सर अभी तक वो स्पष्ट उद्योग नीति भी नहीं है। मुझे क्योंकि लगता देखिए है आप जिस सरकार में विलय किए हैं, जिस जवाब देने का सुनिए सुनिए, जेल के आप को जिस जवाब सरकार में विलय किए हैं इंडिया गठबंधन में, उस सरकार की भी जो है घोषणा थी कि 75% स्थानीय युवा को रोजगार मिले, क्या मिला? सर उस समय तो एक चीज ये भी था कि स्थानीय विधायक के देखरेख में ये चीज होगा। सरकार ने ये चीज ठीक है, किया। चलिए धनबाद की सर, बात करते हैं जहां इंडिया गठबंधन की धनबाद सरकार में थी। भी सर राज सिन्हा जी विधायक है भाजपा के। चलिए सिंदरी ठीक है, चल जाइए। टुंडी के बताइए, सर, टुंडी सिंदरी चल जाइए। टुंडी हेलो। का सबसे ज्यादा युवा जो है प्लान किए हैं, जो कि सरकार की है, वहां का आप रुख तय कीजिए। सर उस जगह पे भी हम लोगों ने, उस जगह पे भी लघु उद्योग का माध्यम और सरकार ने लोन उनके लिए प्रोवाइड किया है। और आप अधिकतर जाइएगा तो टुंडी विधानसभा में देखिएगा जो हमारा सब्सिडी लोन है, सबसे ज्यादा टुंडी विधानसभा में पास है। चलिए ये आप हमारे देख साथ सुशील लीजिएगा। मंडल जी भी हैं, सुशील मंडल जी भी बताएंगे कि रोजगार को लेकर ये जो जिस तरह से प्लान हो रहे हैं उसको जो है रोकथाम के लिए आपकी क्या रणनीति या क्या रुख है? मेरे पास एक ऐसा रोड मैप है, एक ऐसा विजन है जिससे झारखंड का ही नहीं, बिहार और चाहे सटे जितने भी राज्य हैं सबका पलायन रुक सकता है। अगर हम यहाँ के स्थानीय लोगों को अगर यहीं पर रोजगार देने लगे तो जैसे 75% का वादा लोग करते हैं पर पूरा नहीं करते हैं। पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा वादों के साथ पिछले 3 वर्षों साथ पूरी जनता के साथ खड़ी थी और आगे भी खड़ी रहेगी। आज झारखंड में कोई भी सरकार हो, किसी ने भी आईटी हब्स के ऊपर कभी काम नहीं किया है। हम आईटी सेक्टर्स के ऊपर काम करेंगे। इसके बाद ये रातों रात हम सरकारी स्कूलों को मतलब बना नहीं सकते हैं। तो हमारे पास अगर चाहें तो हम पीपीपी मोड पर जो प्राइवेट स्कूल्स के पास जो संसाधन है उसके साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मिलकर एक नया शिक्षा के तरफ रुझान ला सकते हैं लोगों नहीं, हम सब जो है रुख तय कर रहे हैं रोजगार को लेकर। जिस तरह से पलायन तेजी से हो रही है उसको आप कैसे रोकेंगे? क्योंकि इंडिया गठबंधन की जो थी घोषणा थी 75% स्थानीय युवा का रोजगार, लेकिन कहीं धरातल पर कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है और लगातार जो है उनकी सरकार में पलायन काफी तेजी हुई है। सबसे पहली बात सर, हम एग्रेसिव के लिए जाने जाती है जेल कैंप, तो हम एग्रेसिव गवर्नेंस लाएंगे और
जो भी कंपनियां 75% की, हम 90% की बात करते हैं। क्योंकि आपके जेएलकेएम पार्टी में काफी संख्या में अगर हम बात करेंगे तो युवा जो है 80% जुड़े हुए हैं, क्योंकि समस्या आपके साथ अगर- भी आने वाली अगर- बहुत बड़ी है। अगर स्थानीय जितनी भी कंपनियां हैं जिन उनको अगर हम रोजगार के लिए, अगर देखिए सबसे पहले 75% लागू कर दिया गया, पर सीधा नीचे से अगर झोला चला जाता है मुख्यमंत्री के पास तो वो इम्प्लीमेंट नहीं क्या लगता है कि किया आपके साथ आपके पार्टी में भी झोला नहीं जाएगा क्या? जाता। एकदम नहीं सर, आज हम भी खड़े क्योंकि हैं। अभी पार्टी में जिस तरह से आपकी जो समय- टिकट बांटी है समय- उसमें तो सर, जो है सर, झोला जारी है, देखिए, आरोप लग सर, रहा सर, है, एक ऑडियो बात वायरल कहेंगे, हो रहा है, सर। वीडियो वायरल हो सर, रहा सर, है, सर, मेरी युवाओं बात को को लेकर सुनिए। क्यों नहीं होंगे? सर एक मेरी बात को सुनिए, हम लोग अगर फूंकते भी है ना तो पूरे राज्य की नजर रहती है कि ऑक्सीजन निकला कि कार्बन डाइऑक्साइड निकला। चलिए समय का तो बहुत सर, कमी सर, है। पूरा बात होने दीजिए सर, कंप्लीट होने दीजिए। तो Complete करिए, complete अगर कीजिए। अगर हमारी तरफ से एक छोटा सा भी मिस्टेक होता ना कि टिकट वितरण में किसी से कुछ छोटा सा भी लेन देन रहता तो पूरे झारखंड की नजर उसे वायरल करने में लगी रहती है और पूरा झारखंड में वो तेजी से फैलता। अच्छा, अभी एक- तक आरोप प्रत्यारोप केवल लगाया गया है, कोई सिद्ध एक छोटा सा ऑडियो वीडियो नहीं आया है। अच्छा, एक लास्ट सवाल जो है आपसे ले लेते हैं। बताइए, आप फॉर्म का कुछ क्राइटेरिया लगाए थे 5100 रुपये के साथ, उस क्राइटेरिया में कितने प्रत्याशी तो जो है फिट बैठ रहे हैं? अभी मैं कुछ विधानसभा का नाम बताऊं या आप जवाब नहीं, देंगे? आप विधानसभा वाइज बोलिए ना सर। अभी मैं बात करूं अगर झरिया की, सब अभी हमारे जो है वरिष्ठ पत्रकार बताएं, दिलसाद जी बताएं। 2 प्रत्याशी थे वहाँ पे जो अगर मैं बात करूं टुंडी की, आपने कहा था कि वही सर, प्रत्याशी हो सकता है जो उस कमेटी में विधानसभा तो का। पूरा फॉर्म को आप देखे होंगे तो उसमें फीडबैक का भी फॉर्म था और जिस प्रकार से हमें फीडबैक आया हमने प्रत्याशी उस क्षेत्र के जो कमेटी थे उनके साथ आपसी तालमेल बैठाकर ही टिकट दिया गया है। तो इस पर और छोटा छोटा टिकट पर अगर सवाल कीजिएगा तो ये सवाल आपको बाकी पार्टियों से भी करना चाहिए सर। केवल चलिए, अब जेल के हम लोग नई राजनीति करने आई है से केवल सवाल ये सुशील जी, ये गलत आरोप है। सवाल जनता की है, हम सबकी सवाल नहीं है। सवाल तीनों पार्टी से हो रही है और तीनों जो है बारीकी से जो है जवाब भी दे रहे हैं, आप भी दे रहे हैं। तो इसमें जो है आपको जो है आपा नहीं खोना चाहिए। हमारी जो है सवाल रोहित जी भी था, मनोज जी भी था, तीनों सबने जो है रुख तय किया है कि समय का कमी है। रोजगार को लेकर सर, क्या रूट अब तीनों से भी conclude बात किया है करेंगे। और तीनों से भी जाना है। अगर क्योंकि देखिए हमारे पास जो है 99 कॉन्क्लेव की जो है समय की जो बाध्यता है वो उस पर जो है ध्यान दिया जाए और जाइए। और फिर किसी दिन आप लोगों से बातें तो होंगी। जाते जाते सर एक जाते मिनट। जाते पूरा लास्ट में कंक्लूड किया जाए। सुशील जी कंक्लूड किया जाए। जाते जाते सुशील जी, बेहतर सिंदरी कैसे बने उसको लेकर आपकी क्या रोड मैप है? सिंदरी पे भी फोकस करें तो सर सिंदरी को ही बता दीजिए। बेहतर सिंदरी के लिए सर एसीसी जो फैक्ट्री है, चाहे हर फैक्ट्री है, 2 फैक्ट्री से काम नहीं चलने वाली है। औद्योगिक क्षेत्र है। झारखंड में अगर 7% कोयला अगर पूरे भारत में हम देते हैं, 40% खनिज देते हैं, तो कम से कम 10 से 12 फैक्ट्री सिंदरी में लगनी चाहिए। सिंदरी में आपका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए। सिंदरी में लाइब्रेरीज खोलनी चाहिए। सिंदरी में जो शिक्षा का स्तर उसे उठाने के लिए हम एक बीआईटी सिंदरी से काम नहीं चलने वाला है। धनबाद में सर एक छोटा सा और कंक्लूड करेंगे, क्या आईएसएम को आईआईटी धनबाद बनाना जरूरी था क्या? एक नया आईआईटी धनबाद भी बनाया जा सकता था। तो हम इंजीनियरिंग कॉलेजेस के ऊपर काम करेंगे, हम डिप्लोमा कॉलेजेस के ऊपर काम जी करेंगे। रोहित जी आप कंक्लूड करेंगे। सेम आप सवाल वही बताइए। है, सेम सवाल है, जवाब दीजिए। देखिए, बेहतर सिंदरी कैसे बने? बेहतर सिंदरी को बनाने के लिए हमारा जो संगठन का घोषणा पत्र है मैं उसको बता देना चाहता हूं। बरोडा प्रखंड को बनाने के लिए लगातार हम लोग प्रयासरत है। साथ ही साथ गोविंदपुर को एक नया अनुमंडल, जिससे आबादी में डिवीजन और वहां अफसरों का बढ़ाव और उस क्षेत्र का, छोटे क्षेत्र का ज्यादा विकास, ये हमारा। साथ ही स्थानीय स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य समिति, महिलाओं के लिए विशेष कार्य दल और कांड्रा जैसे इंडस्ट्रियल एरिया जो है उसको विकसित करके वहां पे रोजगार मुहैया कराना। साथ ही ग्राम रोजगार समिति की स्थापना करना, जिससे आपको मालूम चलेगा कितने हमारे क्षेत्र से पलायन किए हुए हैं। हर ग्राम से हमारे पास रिपोर्ट आएगा। उसके बाद उसके लिए हम लघु उद्योग के माध्यम से हो, खेती के माध्यम से हो, उसको यहाँ पे स्थानीय स्तर पर रोजगार। साथ ही साथ सर मनोज जी इसी पर आप जो मनोज जी है, आपका क्योंकि समय का बाध्यता है, कम समय में ही हम बता दें। थोड़ा इन दोनों के पिछले बातों का खंडन नहीं नहीं, करते समय हुए- की बाध्यता है, बार बार बोल रहे हैं, समय बेहतर की सिंदरी बाध्यता कैसे है। बने उस पर बात की। बेहतर सिंदरी को लेकर क्या कम रोड शब्दों मैप में है? अपना बात रख दीजिए। आज भी सिंदरी बेहतर है। आज भी सिंदरी में 3-3 उद्योग चल रहे हैं। आज भी सिंदरी में आपका कोयलांचल विश्वविद्यालय है। आज भी जो है सो सिंदरी के बच्चे हर कारखाना में सब रोजगार पा रहे हैं। 1974 में आज बना भी- था, उसके बाद कुछ बना नहीं है।
इस पर भी हम चाहेंगे आप सवाल कर ही लीजिए। 1974 के बाद क्या आज तक 2018 में की गई है और ACC जॉइंट का वेंचर ऑफ extension- कंपनी नया फैक्ट्री नहीं है सर। हर जॉइंट वेंचर आपका कोल इंडिया और एनटीपीसी का, कोई नया कंपनी का वहाँ कोई ये नहीं किया गया। जी मनोज जी 2018 में उसकी स्थापना हुई है, 2018 में, और किया गया, पढ़िए वो बढ़िया से अस्तित्व सर। में आया है 2022 में। तो कैसे आप कह सकते हैं कि वो पुरानी कंपनी है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। समय की बहुत एक देता है। एक चीज, हमारा पार्टी का जो पहला मेरा मुद्दा बात है, आ गया, इन दोनों का कुछ खतियान प्रश्न आधारित हमको जवाब स्थानीय देना था। नीति, खतियान आधारित स्थानीय नीति जो हेमंत सोरेन ने सर, विधानसभा हमको में एक पारित मिनट किया और था, समय दीजिए। उसी को सर, लेकर हमको सड़क से एक लेकर मिनट संसद समय तक दीजिए। आवाज समय उठाएंगे ये बातों को और समय नहीं है। अभी हमारे पास देखिए तीनों अतिथियों से मिलने का लास्ट- निवेदन है, लास्ट- समय की बाध्यता है, समय की बाध्यता खतियान है। आधारित, सर हम लास्ट बोल देते हैं, आप सभी खतियान आधारित स्थानीय नीति देखिए रोहित जी, जो रोहित हेमंत जी, सोरेन ने विधानसभा में रोहित पारित जी किया और था, मनोज जी, रोहित जी, मनोज जी, उसके लिए क्योंकि समय की सड़क से बाध्यता है, ध्यान रखिए संसद प्लीज। तक आवाज उठाते हुए उसको नवी अनुसूची नहीं, में डाला। जवाब यही हमारी पार्टी की पहली प्राथमिकता है। देखिए समय की बाध्यता है रोहित जी, मनोज जी, चलिए। ठीक है, जनता को धन्यवाद। हम लोग देते रहेंगे। जी सभी बहुत बहुत देखने धन्यवाद वाले सभी दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पैनलिस्ट को जो है बहुत बहुत सर धन्यवाद। लास्ट यही कंक्लूड करेंगे, धन्यवाद। अब की बार बहुत बहुत गांव की धन्यवाद। सरकार। चलिए आप सभी तीनों आए अतिथियों को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत।